कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सारे अनु भाई, की हाल चाल? वधिया सारे एकदम। चलो बहुत वधिया जी। और एक बात और दोबारा सुन लेना जी, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना जी। दिल्ली में लॉकडाउन लग चुका है, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर जरूरत हो तो बाहर जाना, नहीं तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखना। सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप अपनी फैमिली का फ्यूचर हो, आप अपनी फैमिली की जान हो, और आप आने वाले टाइम में इंडिया का फ्यूचर बनोगे, ठीक है। तो अपना ध्यान रखना, अपनी लाइफ को इतनी सस्ती मत बनाना कि बिना बात के बाहर घूमने के लिए निकल जाओ, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मेरी फैमिली हर बात मानेगी, आराम से घर में बैठ के पढ़ो, ठीक है। अपना ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखो, और जिसके घर में भी प्रॉब्लम चल रही है टेंशन मत लो सर, भगवान से दुआ हर बच्चा करेगा कि सबके घर में प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सही हो जाए। और जब प्रॉब्लम सही होगी तो भगवान का शुक्रिया अदा करना कि हमारी प्रॉब्लम सही हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम के अंदर फंस चुके हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो बाहर भी नहीं आ पा रहे कोरोना से, ठीक है जी, उनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली का हर बच्चा भगवान से ना सबके लिए दुआ मांगनी स्टार्ट करे, अपने लिए नहीं, सबके लिए दुआ मांगनी स्टार्ट करे कि सबकी लाइफ भगवान जी बढ़िया बढ़िया करें, ठीक है। प्रॉब्लम ये किसी को ना लगे, और अगर लगे तो बहुत जल्दी भगवान जी ये प्रॉब्लम सही कर दें, ठीक है जी। और अपना ध्यान रखना जी, पक्का पक्का, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, लास्ट टू लास्ट सेशन में ना, वैसे मैंने कमेंट बॉक्स में जबकि आंसर डाल दिया था, बट कई नालायक बच्चों ने वो आंसर देखा नहीं था। बेसिक कॉन्सेप्ट के जो हमने एमसीक्यूज किए थे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, कई नालायक बच्चे बात कर रहे हैं बीच में। बेसिक कॉन्सेप्ट के जो हमने एमसीक्यूज किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 13 था, जिसमें सरचार्ज का रेट मैंने मेरे ख्याल से गलती से 12% बोल दिया था। उसमें सरचार्ज आपका 10% आएगा, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में लिखा था कि सेक्शन 115 बा का ऑप्शन लिया है। तो अगर 115 बा वाला ऑप्शन लिया होगा तो मैंने कहा था हर केस में सरचार्ज आपका 10% एप्लीकेबल होगा स्टार्टिंग से, चाहे इनकम कितनी भी हो, ठीक है जी। तो उसका आंसर सही कर लेना 10%। और मुझे इतनी खुशी होती है ना आपको देख के, मतलब जब बच्चे कहते हैं कि सर 30 में से 30 सही हैं, 30 में से 29 सही हैं, 30 में से 28 सही हैं। जो नालायक बच्चे 30 में से 20 वाले हैं, इट मीन उन्होंने तैयारी सही ढंग से नहीं की। तो इनके 30 में से 20 सही है। आज हमें रेजिडेंशियल स्टेटस के एमसीक्यूज करने हैं। आज देखूंगा कि 20 एमसीक्यूज में से किन के 20 के 20 सही होंगे। और कई बच्चों ने मुझे पर्सनल चैट बॉक्स में लिखा था व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके कि सर आज वाले क्वेश्चन देख के ना तोते उड़ गए। अब ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे जी। अब जिन्होंने एमसीक्यूज नहीं डाउनलोड किए, टेलीग्राम पे जाओ फटाफट से, जल्दी जोड़ दौड़ के जाओ, चप्पल छोड़ के दौड़ के जाओ फटाफट से, वहां से डाउनलोड करो। और सारे एमसीक्यूज आज हम करेंगे, और रेजिडेंशियल स्टेटस का जो हमारा सेक्शन नंबर 9 है उसको भी रिवाइज करके, चैप्टर पूरा रिवाइज करके फिर एमसीक्यूज हम स्टार्ट कर देंगे। और आज हम एक बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन भी करना है जी, जो मैंने कल डिस्कस किया था ना, मैंने कहा था आज की क्लास में करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे और एमसीक्यूज भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। और स्टार्ट करते हैं, जल्दी बुला लो फटाफट सारे बच्चों को जी। ओ मेरे क्यूट क्यूट से बच्चे सामने आके बैठ के, ओ मजा आता है आपको देख के ना, मुझे प्यार आता है मुझे आपके ऊपर। चलो इधर देखो ध्यान से, एक बार फटाफट देखना जी। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 11 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार फटाफट से ना रिवीजन स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में अभी तक हमने क्या किया था उसको रिवाइज करेंगे, और जो बैलेंस हमारा सेक्शन नंबर 9 है उसकी रिवीजन करेंगे, फिर हम करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एमसीक्यूज जिसके पास नहीं है टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाओ। जितने भी आपके एमसीक्यूज होंगे मैं सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालूंगा, ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से। अब अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करता हूँ ना जी, याद तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि सेक्शन नंबर 5 से लेके 9 तक के आपके जो भी प्रोविजंस होंगे ना, वो सारे के सारे रेजिडेंशियल स्टेटस के होंगे। 5 हमने कंप्लीट कर लिया, 6 हमने कंप्लीट कर लिया, 7 आपका सैलरी में रिवाइज हो जाएगा, 8 हमारे किसी काम का है नहीं, 9 जो होगा आज हम रिवाइज करेंगे। अब अगर मैं 5 की बात करूंगा, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, फटाफट से बोल दो सेक्शन नंबर 5 की हेडिंग क्या थी, जल्दी बोलो। सेक्शन नंबर 5 की हेडिंग क्या थी? सेक्शन नंबर 5 की हेडिंग थी स्कोप ऑफ टोटल इनकम या मीनिंग ऑफ टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन नंबर 5। अगर मैं 6 की बात करूंगा, 6 हमारा क्या था? 6 हमारा था रेजिडेंशियल स्टेटस की, कब कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट बनेगा, कब इंडिया में नॉन रेजिडेंट बनेगा, वो सारी की सारी बातें हमारी 6 में लिखी हूँ। अब सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 6 अपना स्टार्ट किया। मैंने कहा अगर कोई पर्सन के इंडिया का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है ना, उससे पहले कुछ रूल्स आपके होंगे, अगर वो रूल्स आप सही, स्टेटस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। सबसे पहले जब भी स्टेटस कैलकुलेट करोगे, स्टेटस जो होगा वो प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करोगे, असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट नहीं करोगे। दूसरा मैंने कहा था कि जब भी आप स्टेटस कैलकुलेट करोगे, हर पर्सन का सेपरेट कैलकुलेट करोगे, सेपरेट आपके रूल्स होंगे, सबका एक जैसे कैलकुलेट होगा। गवर्नमेंट कहती है ऐसा नहीं है,
इट मीन्स इंडिविजुअल का अलग है, कंपनी का अलग है, फर्म का अलग होगा, मतलब अलग अलग पर्सन का अलग अलग स्टेटस कैलकुलेट होगा, बस ये बात ध्यान दो। तीसरा रूल मैंने क्या कहा था कि अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन है वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, ये भी जरूरी नहीं है। और अगर कोई पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है, मतलब फॉरेन सिटीजन है, तो वो बाहर का ही रेजिडेंट बनेगा, ये भी कंपलसरी नहीं है। सिटीजन होना, ओरिजन होना, इंडिया का रेजिडेंट होना, ये तीनों कॉन्सेप्ट सेपरेट कॉन्सेप्ट होते हैं, बस ये बात ध्यान दो। फिर रूल नंबर 4 मैंने कहा था कि एक पर्सन एक ही साल में एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है, क्योंकि रेजिडेंट बनना या ना बनना आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी बर्थ कहाँ पे है, आधार कार्ड कहाँ पे है, पैन कार्ड कहाँ है, उस पर डिपेंड नहीं करता, कंडीशंस पे डिपेंड करता है। और अगर कोई पर्सन वो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो उस कंट्री का वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो पहली बात तो ये, एक पर्सन एक साल में एक से ज्यादा कंट्री का भी रेजिडेंट बन सकता है, बस ये बात ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हमने सेक्शन नंबर 6 स्टार्ट किया। जितने बच्चे सामने बैठे हैं अपनी एनर्जी के साथ बोलेंगे, घर वाले भी बोले कि वाह भाई वाह, बच्चा रिवाइज कर रहा है जी, फटाफट से मुझे बोल दो रही। अगर मैं सेक्शन नंबर 6 की बात करता हूं, स्टेटस निकालने के 3 केस होंगे, या तो निकालोगे इंडिविजुअल का, या वो निकालोगे कंपनी का, या इंडिविजुअल और कंपनी को छोड़ के बाकी जो लोग होंगे उनका स्टेटस निकालने का अलग तरीका होगा। सबसे पहले बात करो इंडिविजुअल। पूरी क्लास साथ देगी, इंडिविजुअल का स्टेटस निकालने की कितनी कंडीशन होती है जी, जल्दी बोलो कितनी कंडीशन होती हैं, 2। उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल या बेसिक। बेसिक सेटिस्फाइड कितनी करनी होती है, 1 करनी होती है। पहली कर दी दूसरी नहीं की तो भी क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। दूसरी कर दी पहली नहीं की तो भी क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अगर दोनों कर दी तो भी क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करूंगा फिर मैं क्या बनूंगा, एनआर। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। अब सामने एक बच्चा बैठा है साक्षी। साक्षी आप मुझे बताओ फटाफट से, पहली बेसिक कंडीशन क्या है सर? पहली बेसिक कंडीशन ये है 182 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर अगर होगा तो वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। अब सेकंड बच्चा जो है विकास। विकास आप मुझे बताओ सेकंड बेसिक कंडीशन क्या है? सर सेकंड बेसिक कंडीशन तो ये है, सेकंड बेसिक कंडीशन तो है कि 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, बस ये बात ध्यान दो। इट मीन अगर 60 दिन या उससे ऊपर है और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर होगा, अगर ये दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी तो इंडिया का वो रेजिडेंट बन जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे फटाफट से बोल दो रही, अगर कोई पर्सन इंडिया में 182 डेज और मोर रहा है फिर तो वो वैसे रेजिडेंट बन जाएगा। अगर 182 डेज से कम रहा है बट 60 दिन या उससे ऊपर आए और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा है तो भी वो क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। हाँ, अगर वो दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना फिर वो एनआर वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये बात ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं होगी। अगर मेरी फैमिली लास्ट क्लास सही ढंग से रिवाइज करके आई है तो सारे के सारे 5 केस मुझे बताना जी। पहला केस कौन सा हो गया, दोबारा बोलो, पहला केस कौन सा हो गया? अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, उस केस में क्या करेंगे, 182 डेज और मोर चेक करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। सेकंड केस मैंने कहा था अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, उस केस में भी हम सिर्फ पहली कंडीशन 182 डेज वाली चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे। तीसरा केस मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक है, उस केस में भी हम 182 डेज और मोर चेक करेंगे, 60 दिन वाली कंडीशन चेक नहीं करेंगे। चौथा केस मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, उस केस में 182 डेज और मोर तो चेक करेंगे। बट एक और कंडीशन क्या थी, 120 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर अगर होंगे पिछले 4 साल में तब तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। फिर एक केस मैंने और कहा था जो सेक्शन नंबर 61A था, डीम्ड रेजिडेंट वाला। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन उसमें क्या था, अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, चाहे वो इंडिया में सिंगल डे भी नहीं रहा बट उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो गवर्नमेंट करिए मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वो इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा और उसकी टैक्सेबिलिटी रेजिडेंट के बेस पे होगी, बस ये बात ध्यान दो। अब ये सारी बातें रेजिडेंट की करने के बाद ना फिर मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि रेजिडेंट बनने के बाद 2 कैटेगरी होंगी, या तो होगा आरओआर या वो होगा आरएनओआर। फटाफट से बोल दो, आरओआर और आरएनओआर बनने में कितनी कंडीशन होती हैं, 2। कौन कौन सी? एडिशनल कंडीशन। पहली एडिशनल कंडीशन क्या थी, जिस साल वो रेजिडेंट बना उसके पिछले 10 में से किसी भी 2 साल वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। सेकंड मैंने कहा था जिस साल वो रेजिडेंट बना उसके पिछले 7 साल में 730 दिन या अगर उससे ज्यादा होंगे तब तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, और अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तब आरओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे, नहीं तो आरएनओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाओगे। और याद करो मैंने कहा था आरएनओआर वाली कैटेगरी में 2 केस ऐसे हैं कि जो स्टार्टिंग से ही आरएनओआर बनेंगे। सबसे पहला केस जी, अगर कोई इंडिविजुअल है,
इंडियन सिटीजन है जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, 120 डेज और मोर रह रहा है बट 182 डेज से कम रह रहा है, तो वो डायरेक्टली RNOR बनेगा। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा, तो वो रेजिडेंट बनेगा 6(1) में और वो डीम्ड RNOR बनेगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। ये दोनों लोग बनेंगे डीम्ड RNOR। इनको छोड़ के एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो ROR वाली कैटेगरी में कवर होंगे, नहीं तो RNOR वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। फिर ये सारी बातें इंडिविजुअल वाली कंप्लीट करने के बाद ना हम आए थे HUF जो हो गया, HUF हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, AOP हो गया, BY होगा, उनका स्टेटस कैलकुलेट करने पर। वहां पे तो सिंपल सी बात थी, वहां आप चेक करोगे अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल या अगर सारा कंट्रोल अगर इंडिया में होगा फिर तो बन जाएंगे रेजिडेंट, अगर सारा कंट्रोल इंडिया से बाहर होगा फिर वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट। और मेरी पूरी फैमिली जानती है अगर HUF रेजिडेंट बन चुकी है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर HUF रेजिडेंट बन चुकी है तो HUF का रेजिडेंट बनना कंट्रोल पे डिपेंड करता है, बट HUF का ROR बनना या RNOR बनना वो कर्ता पे डिपेंड करता है। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तो HUF ROR बन जाएगी, और अगर कर्ता एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा उस केस में HUF जो होगी फिर वो RNOR बन जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हम किस पर आए थे, कंपनी के ऊपर आए थे। कंपनी के दो केस थे, या तो होगी इंडियन या वो होगी फॉरेन कंपनी। आपसे बढ़िया कौन जानता है इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट बनेगी। फॉरेन कंपनी में दो केस होंगे, या तो उसकी टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी या टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होगी। अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो हमेशा ही क्या बनेगी, NR बनेगी। और अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उस केस में पोयम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अगर पोयम इंडिया में होगी तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बनेगी, और अगर पोयम बाहर होगी तो वो क्या बन जाएगी, NR। और मैंने कहा था कि पोयम की गाइडलाइंस जो होंगी, मैंने यूट्यूब पे एक पूरी क्लास पोयम की डाली है। अगर किसी को पोयम की गाइडलाइंस में कोई भी डाउट है तो प्लीज वो क्लास देख लेना। अगर आप सर्च करोगे आपको वो क्लास मिल जाएगी। वो क्लास देखने के बाद पोयम की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तो ये पोयम कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद सेक्शन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। फिर याद करो हमने सेक्शन नंबर 5 भी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था, पूरी क्लास। कई बच्चे कह रहे हैं यार ये तो रिवीजन लास्ट क्लास की चल रही है, आज सर क्या कराएंगे वो तो बताओ, नहीं तो मैं भाग रहा हूं, मैं जा रहा हूं। रुको नालायक, एक तो लास्ट क्लास की दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं, ऊपर से मुझे ही गुस्सा हो रहे हो। हद हो गई। बच्चा कैसे कैसे नालायक बच्चा, इधर देखो ध्यान से। अब मुझे फटाफट से बोलो, आप ही मुझे बताओगे। आप भाग रहे थे ना, हाँ आप मुझे बताओगे सेक्शन नंबर 5 क्या था। सेक्शन नंबर 5 में फटाफट से बोलो, ROR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। रुको नालायक, मैं हाथ पकड़ के रुकूंगा आपको, इधर बैठो यहाँ पे। हाँ, ROR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, एक तो अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल। तो ROR के हाथ में सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल करोगे एग्जम्प्टेड इनकम को छोड़ के। RNOR के हाथ में अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल होगी, बट कब, अगर उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप होगा। बट NR के हाथ में दो ही इनकम टैक्सेबल होगी, या तो इंडिया में अराइज करोगे या वो इंडिया में रिसीव करोगे। इन दोनों के अलावा कोई भी इनकम जो होगी NR के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो ये सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 5 में कंप्लीट की थी। ठीक है जी, तो 5 हमारा कंप्लीट हो गया, 6 हमारा कंप्लीट हो गया। इन्हीं रिवीजन करने के बाद ना, इन्हीं दोनों सेक्शन के बाद अब जो मेरा अगला सेक्शन मैं फाइनली अब जो रिवाइज करवाने जा रहा हूं वो हमारा है जी सेक्शन नंबर 9। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। सेक्शन नंबर 9 के बाद फिर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना उसको हम कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले सेक्शन नंबर 9 देख लो जी। एक बार सेक्शन नंबर 9 की ना, एक बार सेक्शन नंबर 9 की हेडिंग बोल देना क्या लिखी है जी। सेक्शन नंबर 9 की हेडिंग लिखी है दैट इज इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट कह रही है, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि वो इनकम तुमने इंडिया में राइज की है। मैं दोबारा बोलूंगा, ऐसी इनकम जो माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि वो इनकम तुमने इंडिया में राइज की है। अब ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस केस में गवर्नमेंट कह रही है कि माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है, वो सारी की सारी बातें अब हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि सैलरी इनकम, ध्यान सुना जी, सैलरी इनकम इफ सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। इसका मतलब क्या है, इट मीन अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया में रेंडर की है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अगर एक फॉरनर है, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, उसने अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की और यहां पे उसने पैसा कमाया, वो कहता है पैसा ना मैं अभी नहीं लूंगा, मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे अकाउंट में बाहर ही ट्रांसफर कर देना। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जब किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया में रेंडर कर दी
उसके लिए कोई पैसा मिलेगा तो क्या उस पैसे पर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? आंसर इज यस, लगना चाहिए। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है विवेक कि अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया में रेंडर की होगी ना, वहां से मिलने वाला पैसा जो होगा, दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, वो टैक्सेबल होगा, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, सबके हाथ में टैक्सेबल होगा। बस ये पर ध्यान देना। तो मेरी पूरी फैमिली, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, पहली बात तो ये कान खोल के सुन ले कि सेक्शन 9 में, मैं दोबारा बोलूंगा, सेक्शन 9 में इनकम की जो भी लिस्ट दी होगी ना, ये इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे आरओआर हो, आरएनओआर हो और एनआर हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कई रटने वाले ये बच्चे सोचते हैं कि ये सेक्शन जो है वो एनआर के हाथ में नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 9 में जो भी इनकम दी होगी ना, वो हर कैटेगरी के हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे आरओआर हो, चाहे आरएनओआर हो, चाहे एनआर हो। तो अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया में रेंडर की है, उसके लिए पैसा मिल रहा है, तो हर कैटेगरी के हाथ में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सेकंड कह रहे हैं सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एन इंडियन सिटीजन। इसका मतलब क्या है? इट मीन अगर कोई सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, किसको दी है? इंडियन सिटीजन को दी है। अब ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाला पॉइंट ये बात कहना चाहता है कि अगर किसी पर्सन ने सर्विस इंडिया से बाहर दी है, सर्विस इंडिया में नहीं दी, क्योंकि अगर वो सर्विस इंडिया में दी होती फिर तो पहले पॉइंट में कवर हो जाता, बात खत्म हो जाती। सेकंड पॉइंट ये बात कहना चाह रहा है अगर सर्विस दी है इंडिया से बाहर, प्लीज ध्यान सुनना चाहिए, अगर सर्विस दी है इंडिया से बाहर और उस केस में पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है, मतलब अगर किसी इंडियन सिटीजन ने इंडिया से बाहर सर्विस दी है और उसको पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो गवर्नमेंट कह रही है माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वो इनकम उसने इंडिया में कमाई है और इंडिया में टैक्सेबल होगी। एक बच्चा कहता है अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो भाई अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की तो भी टैक्सेबल होगी, अगर सर्विस बाहर रेंडर की है क्या तो भी टैक्सेबल होगी? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने ये कहा अगर सर्विस इंडिया में रेंडर की है फिर तो हर पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी ही होगी। बट अगर सर्विस आपने बाहर रेंडर की है वो टैक्सेबल सिर्फ तब होगी अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, एक पर्सन ने इंडिया से बाहर सर्विस दी है, सर बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एक पर्सन ने सर्विस इंडिया से बाहर दी है। अब अगर सर्विस इंडिया से बाहर दी है बट पेमेंट करने वाली कौन है? एक कंपनी है, गवर्नमेंट नहीं है, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। अब अगर एक कंपनी ने उसको पेमेंट की है, चाहे वो इंडियन सिटीजन ही क्यों ना हो, सेक्शन 9 में कवर नहीं होगा। सेक्शन 9 के सेकंड पॉइंट में तभी लोग कवर होंगे अगर पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है और पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, बस ये बात ध्यान देना, सेकंड पॉइंट में बच्चा गलती करके आता है सर, सर्विस अगर इंडिया में दी है फिर तो आंखें बंद करके टैक्सेबल करके आ जाना। अगर सर्विस इंडिया से बाहर दी है उसको टैक्सेबल सिर्फ तब करोगे अगर पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है और पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। बस ये बात ध्यान देना। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद देखो पॉइंट नंबर 3 क्या जी? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। बताओ, सिंपल सा पॉइंट है जी। एक बात मैंने सोच के बताना जी, जो हमारे जीजू हैं, जो हमारे जीजू हैं, हम सबके जीजू जो हैं, क्या नाम है उनका? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या नाम है? निक जोनस। अब निक जोनस की ना मान लो एक प्रॉपर्टी जो है वो इंडिया में सिचुएट करती है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, निक जोनस की मान लो एक प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएट करती है, उस प्रॉपर्टी से उसको रेंट आ रहा है। अब सोच के बोलना, एक एनआर की प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएट करती है, अगर उस प्रॉपर्टी से उसको रेंट आएगा तो क्या वो रेंटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। बट निक जोनस जी कहते थे कि इंडिया में टैक्सेबल क्यों होगी, क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूं, मैं तो कभी इंडिया में आता भी नहीं हूं, रेंट मेरे अकाउंट में बाहर ही आता है, तो बताओ इंडिया से तो कोई लिंक ही नहीं है, तो मैं इंडिया में टैक्स क्यों पे करूंगा? तो सेक्शन 9 कह रहा है निक जोनस जी को कि मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा कि ये इनकम आपने इंडिया में कमाई है। कब? अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है। गवर्नमेंट कह रही है निक जोनस जी को कि अगर आपकी प्रॉपर्टी इंडिया में है, वहां से इनकम कमाओगे ना, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम आपने इंडिया में कमाई है, आपके हाथ में टैक्सेबल है। तो तीसरा पॉइंट ये बात कहना चाह रहे हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया। बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में लिखा है जी इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। वही सेम बात आ गई जी। अब अगर प्रॉपर्टी इंडिया में है, वहां से रेंटल इनकम आ रही है तो टैक्सेबल है। अगर प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर कर दी, निक जोनस जी कह रहे हैं जी मैंने ना वो प्रॉपर्टी ना मिस्टर विवेक को बेच दी है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है,
प्रॉपर्टी निक जोनस की थी, उन्होंने प्रॉपर्टी मुझे बेच दी, तो इस बेचने पर जो भी इनकम कमाई होगी निक जोनस जी ने, क्या वो टैक्सेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। होगी टैक्सेबल, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है तो भी टैक्सेबल है। गवर्नमेंट कह रही है अगर उस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करके इनकम आएगी ना तो भी वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। तो मेरी फैमिली का हर बच्चा बस ये बात ध्यान दे, अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी इंडिया में है, अगर वहां से रेंटल इनकम आ रही है तो भी टैक्सेबल है, अगर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब मुझे फटाफट से बोल दो नहीं। हेलो 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 अंकल जी, इधर देखो ध्यान से, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख रहे हो ना? हाँ इधर देखो ध्यान से। अब फटाफट से बताओ जी, पहला केस क्या निकल के आ रहा है? सर पहला केस तो ये निकल के आ रहा है कि अगर कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की है तब मान लेंगे टैक्सेबल है। दूसरा केस ये निकल के आ रहा है कि अगर सर्विस कोई बाहर रेंडर की है तो भी मान लेंगे, बट पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन हो, तब टैक्सेबल हो जाएगी। तीसरा केस बिल्कुल सिंपल सा है, सर अगर प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, वहां से कोई भी इनकम आएगी तो टैक्सेबल हो जाएगी। चौथा केस उससे भी सिंपल है, अगर वो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर करके जो प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट भी इंडिया में टैक्सेबल होगा। सर ये 4 केस आपने बताए, ठीक है। अब ये 4 केस के बाद 5वां केस देख लो जी। 5वां केस ये निकल के आ रहा है, इधर देखो ध्यान से। 5वां केस ना इस पे आना, फिर ये वाला केस मैं बाद में कराऊंगा आराम से। 5वां केस ये है, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया एक्सेप्ट इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इनकम आपने बाहर कमाई है, प्लीज ध्यान सुना, अगर कोई इनकम आपने बाहर कमाई है, उसका बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम आपने इंडिया में कमाई है। एक बच्चा कहता है सर बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? बिजनेस कनेक्शन मींस आपका कोई हेड ऑफिस इंडिया में है, कोई ब्रांच आपकी इंडिया में, कोई एजेंट आपका इंडिया में, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी, मतलब कहीं ना कहीं इंडिया से लिंक आ रहा है। तो अगर इनकम बाहर कमाई, बिजनेस कनेक्शन अगर इंडिया में है तो मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है, तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे कई बच्चे ऐसे हैं जो गलत इंटरप्रिटेशन लेके बैठ चुके हैं। कौन सी पता है? याद करो, लास्ट क्लास में सेक्शन नंबर 5 के अंदर मैंने कहा था अगर कोई इनकम बाहर कमाई है, अगर कोई इनकम बाहर कमाई है तो RNOR के हाथ में तभी टैक्सेबल होगी अगर उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में होगा। तो सर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में होना और बिजनेस कनेक्शन इंडिया में होना, ये बहुत बड़ा फर्क है। रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, रटने वाला बच्चा एक बात ध्यान दे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना और बिजनेस कंट्रोल वर्ड लिखा हुआ तो RNOR में तो टैक्सेबल करोगे, ROR में तो टैक्सेबल करोगे, बट NR में नहीं करोगे। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना बिजनेस कनेक्शन वर्ड लिखा हुआ तो ROR में भी करोगे, RNOR में भी करोगे, NR के अंदर भी करोगे। और आप सब जानते हो, ये क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कंट्रोल वर्ड को अलग लेके चलना, कनेक्शन वर्ड को अलग लेके चलना, ठीक है। तो जितने बच्चे मेरी फैमिली के सामने बैठे हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आंखें खोल के देखना कि वो क्या कह रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बना इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो ROR टैक्सेबल, RNOR टैक्सेबल, NR में नॉन टैक्सेबल। एक क्वेश्चन बना इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कनेक्शन फ्रॉम इंडिया। अब अगर कनेक्शन फ्रॉम इंडिया की बात करेगा ना तो ROR टैक्सेबल, RNOR टैक्सेबल, NR टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि वहां पे सेक्शन 9 लग गया। तो सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन वाले केस की बात कर रहा है, कंट्रोल वाले केस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो जी, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, तो उसको क्या करेंगे? डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान लेंगे, 3 केस छोड़कर। अब ये 3 केस कौन से हैं जी? सबसे पहला केस तो है परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। याद करो मैंने क्लास में कहा था जी, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि अगर आपने कोई गुड्स इंडिया में परचेज किया एक्सपोर्ट पर्पस के लिए। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो ये दोनों रिमोट ना, ये मेरे हाथ में 2 रिमोट हैं, मेरे हाथ में 2 रिमोट हैं, ये 2 रिमोट मैंने परचेज किए, इन दोनों रिमोट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा। अब जब ये रिमोट को मैं एक्सपोर्ट करूंगा तो क्या एक्सपोर्ट से बाहर का पैसा इंडिया में आएगा? नहीं आएगा? आएगा। तो गवर्नमेंट कहती है जब एक्सपोर्ट से बाहर का रिजर्व इंडिया में आएगा ना, तो जो इनकम तुम कमाओगे हम नहीं मानेंगे कनेक्शन इंडिया से है, तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल नहीं है। तो सबसे पहला केस ये बात ध्यान देना, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा केस गवर्नमेंट कह रही है कलेक्शन ऑफ न्यूज इन इंडिया बट ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। हाँ सर एक बात सोच के बोलना, अगर कोई न्यूज इंडिया से कलेक्ट हुई है, अगर एक न्यूज इंडिया से कलेक्ट की, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर किया जा रहा है,
उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर होगा। तो जब वो न्यूज इंडिया की इंडिया से बाहर चलेगी तो शायद आपको बताओ बाहर के टूरिस्ट इंडिया में आएंगे। अच्छा, आज आपने कभी देखा है जब हम बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवी देखते हैं, सोच समझ के बोलना, आज जब बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो हमारा कई बार मन करता है ना, वाओ क्या बढ़िया सीन आ रहा है, हे भगवान जी हम यहाँ पे कब जाएंगे, कई बार हमारा मन करता है ना। अब सोच के देखना, हमने न्यूज में या तो वो सीन देखा या हमने मूवीज में वो देखा। अब अगर जब हमने वो सीन देखा तो कहीं ना कहीं हमारा दिल क्या कर रहा है उस कंट्री में जाने का। और जब हम उस कंट्री में जाएंगे तो क्या उस सीन ने इंडिया का टूरिस्ट इफेक्ट किया, नहीं किया, बहुत इफेक्ट किया। वही सेम केस बाहर वाले केस में होता है। आज जितने भी लोग बाहर से इंडिया को देखने के लिए आ रहे हैं वो सब लोगों ने कहां से देखा, या तो मूवीज में देखा होगा या वो न्यूज में देखा होगा। तो अगला पॉइंट वही है कि अगर कोई न्यूज इंडिया से कलेक्ट हुई, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर होगा, तो जो भी इनकम उस केस में होगी ना, वो इनकम को हम डीम टू बी अराइज इन इंडिया नहीं मानेंगे। और अगला केस देखो वही है, अगर कोई मूवी इंडिया में शूट हुई है, अगर कोई मूवी इंडिया में शूट हुई है, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर होगा, तो जो भी इनकम होगी उसको डीम टू बी अराइज इंडिया नहीं मानेंगे, वो टैक्सेबल नहीं होगी। तो मेरी फैमिली का बच्चा बस इतनी सी बात ध्यान दे, आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्यादा, आपको बस इतना ध्यान देना है कि अगर कोई इनकम बाहर कमाई, उसका कनेक्शन इंडिया से होगा, तो डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। 3 केस छोड़ के। पहला केस, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। दूसरा केस क्या निकल के आ रहा है, कलेक्शन ऑफ न्यूज इन इंडिया, ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया। चौथा केस निकल के आ रहा है, अगर शूटिंग अगर फिल्म की इंडिया में हो रही है, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर होगा। तीनों केस को छोड़ के बाकी किसी भी केस में अगर कनेक्शन इंडिया से होगा ना, दैट इज डीम टू बी अराइज इन इंडिया। बस ये पर ध्यान देना, ठीक है। ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब जो मेरा सेक्शन 9 का लास्ट पॉइंट है ना, वो लास्ट पॉइंट आपके सामने इस डायग्राम में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हो, डायग्राम आपको दिख रहा है जी? यस, आपको डायग्राम दिख रहा है। इधर सुना ध्यान से, रही पूरी क्लास सिर्फ 10 मिनट यहां पे ध्यान दे दे, क्योंकि 10-15 मिनट के बाद फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे जी। और जब हम फिर क्वेश्चन पे आएंगे तो आने वाला 1 घंटा जो होगा, फिर हम क्वेश्चन की बातें करेंगे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, बट उससे पहले सेक्शन नंबर 9 हमें कंप्लीट करना है। अब अगर मैं इस डायग्राम की बात करूंगा ना, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। सेक्शन नंबर 9 जो हम कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 9 में 3 पॉइंट अगले हैं, और अगले 3 पॉइंट ना, अगले 3 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, अगले 3 पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। इन तीनों पॉइंट को समझाने के लिए मुझे 2 एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। उम्मीद करूंगा आप एग्जाम्पल समझोगे। इधर सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, एक बार हेलो करके दिखाओ, हेलो करके दिखाओ नालायको। मैं भी तो कैमरे को हेलो कर रहा हूं, तो आप लैपटॉप या मोबाइल को हेलो नहीं कर सकते, ताकि मुझे थोड़ा फीलिंग होगा हाँ बच्चा कर रहा है। कर रहे हो हेलो पक्का? चलो जी, इधर सुना ध्यान से, प्लीज ध्यान सुना। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मान लो आप आउटसाइड इंडिया हो, आप इंडिया में नहीं हो जी, ठीक है जी। आप हो आउटसाइड इंडिया और मैं हूं इंडिया में। अब आप सबके सामने, आप सबके सामने 2 लोग खड़े हैं। एक तो मैं हूं, मैं मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, और एक ये पर्सन खड़ा है, ये अदर देन गवर्नमेंट है। मैं दोबारा बोलूंगा, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हूं, ये अदर देन गवर्नमेंट है। आप आउटसाइड इंडिया हो, आप इंडिया में नहीं हो। पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की, फिर नॉन गवर्नमेंट वाले को बाद में देखेंगे, पहले बात गवर्नमेंट की करते हैं। एक बात मुझे सोच के बताना जी, एक बात में सोच के बताना। मैंने आपसे लोन लिया, सोच समझ के बोलना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाहर की किसी पर्सन से लोन लिया। अब अगर मैंने आपसे लोन लिया, मैं बदले में क्या पे करूंगा? इंटरेस्ट पे करूंगा। ये बात तो क्लियर है। मैंने आपसे कोई नो हाउ लिया, कोई रॉयल्टी ली। अब अगर कोई भी नो हाउ मैंने आपसे लिया तो बदले में क्या पे करूंगा? सोच के बोलना। अगर मैंने बदले में, सॉरी, अगर मैंने आपसे नो हाउ लिया या कॉपीराइट लिया तो बदले में क्या पे करूंगा? रॉयल्टी पे करूंगा। मतलब अगर मैंने नो हाउ लिया, आपको क्या, मैं क्या पे करूंगा? रॉयल्टी पे करूंगा। या अगर मैंने आपसे कोई सर्विस ली तो बदले में क्या पे करूंगा? फीस पे करूंगा। ये बात तो क्लियर है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अलर्ट हो जाओ जी। सिर्फ 10 मिनट की बात है, फिर हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 10 मिनट ध्यान नहीं दोगे, सारा पॉइंट मिस हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने आपसे लोन लिया, बदले में इंटरेस्ट पे करूंगा। मैंने आपसे नो हाउ लिया, बदले में रॉयल्टी पे करूंगा। मैंने आपसे सर्विस ली, बदले में फीस पे करूंगा। अब जो भी मैंने आपको बदले में पे किया, तो आपके हाथ में इनकम आ गई। अब आप कहां के रहने वाले हो? इंडिया से बाहर के। इट मीन आप क्या हो? एनआरओ। अब जब एनआर के हाथ में ये तीनों इनकम आई, तो गवर्नमेंट अब एनआर को कह रही है कि एनआर, हम तुम्हारे हाथ में सेक्शन 9 लगा देंगे।
हम तुम्हारे हाथ में सेक्शन 9 लगा देंगे, मतलब चाहे वो इनकम तुम्हें बाहर रिसीव हुई है, चाहे वो इनकम तुम्हें बाहर रिसीव हुई है, बट माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा वो इनकम तुमने इंडिया में कमाई है। कब? अगर ये तीनों अमाउंट पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मैं दोबारा बोलूंगा, अगर ये तीनों अमाउंट पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो हर केस में उस पर्सन को मानना ही पड़ेगा वो इनकम इंडिया में कमाई है और टैक्सेबल हो जाएगी। बच्चा कहता है सर, मतलब आप ये बात कहना चाहते हो, आज अगर मान लो गवर्नमेंट ने बाहर से कोई लोन लिया और बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है, गवर्नमेंट ने कोई बाहर से नो हाउ लिया, बदले में रॉयल्टी पे कर रही है, गवर्नमेंट ने कोई बाहर से सर्विस ली और बदले में फीस पे कर रही है, तो जिसको ये पेमेंट मिलेगी उसके हाथ में क्या सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो जाएगा? आंसर इज यस। आंसर इज यस। एक बच्चा कहता है सर, जैसे गवर्नमेंट ने जो लोन लिया, अगर वो लोन मान लो इंडिया में यूज नहीं किया, उसने कहीं और यूज किया, या जो गवर्नमेंट ने सर्विस ली वो सर्विस मान लो इंडिया में यूज नहीं की, कहीं और यूज की, तो क्या तो भी वो इनकम उस एनआर के हाथ में टैक्सेबल होगी? आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। मेरी पूरी फैमिली ये बात कान खोल के सुन ले जी, क्योंकि अगर आपने क्लास में सही ढंग से पढ़ा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा तो अब जो मैं बातें बोलूंगा अपने दिमाग में सेट कर लेना। अब जो बातें बोलूंगा अपने दिमाग में सेट कर लेना जी, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन बनेगा, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी गलती करके आए। अब पहली बात तो ये समझ लो, अगर ये तीनों सम पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो, अगर ये तीनों सम पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, नाला को पीछे बोलो ना मेरे, ये आपको लिखना है चैट बॉक्स में जो मैं लाइन बोल रहा हूं, दोबारा बोलो, अगर ये तीनों सम पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो पेमेंट लेने वाले के हाथ में हर केस में सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो जाएगा। मैंने क्या लाइन बोली है? अगर ये तीनों सम कौन से? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस। इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस, अगर ये तीनों सम पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो पैसा लेने वाले के हाथ में हर केस में सेक्शन 9 लगेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा इंडिया में। अच्छा, अब आ जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे नहीं, अदर देन गवर्नमेंट पे आओ। अदर देन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? मान लो रिलायंस इंडस्ट्री है, या टाटा स्टील है, या टाटा कंपनी है, या आईटीसी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। रिलायंस कंपनी ने बाहर से कोई लोन लिया, उस लोन के बदले में इंटरेस्ट पे कर रही है। रिलायंस कंपनी ने बाहर से कोई नो हाउ लिया, उसके बदले में रॉयल्टी पे कर रही है। रिलायंस कंपनी ने बाहर से कोई सर्विस ली, उसके बदले में फीस पे कर रही है। अब जब ये तीनों सम इस कंपनी ने उस पर्सन को पे की है, तो गवर्नमेंट उस पर्सन को यह बात कह रही है, जिसको पेमेंट मिली है उसको यह बात कह रही है कि तुम्हारे हाथ में सेक्शन 9 तब लगेगा। सर प्लीज ध्यान सुना, तुम्हारे हाथ में सेक्शन 9 तब लगेगा अगर रिलायंस कंपनी ने लोन इंडिया में यूज किया होगा, नो हाउ इंडिया में यूज किया होगा, और अगर सर्विस इंडिया में यूज की होगी। इट मींस अगर रिलायंस कंपनी ने उस लोन को इंडिया में यूज किया, फिर जो इंटरेस्ट तुम्हें पे किया, इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। रिलायंस कंपनी ने जो सर्विस तुमसे ली, अगर वो सर्विस इंडिया में यूज की, फिर फीस तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। रिलायंस कंपनी ने जो नो हाउ तुमसे लिया, उस नो हाउ को इंडिया में यूज किया, तब रॉयल्टी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। बच्चा कहता है सर, ऐसा तो आपने गवर्नमेंट वाले केस में कुछ बताया ही नहीं था, इंडिया में यूज करना है या क्या है, वो तो आपने कुछ बताया नहीं था। वो केस गवर्नमेंट वाले केस में था ही नहीं, वो केस गवर्नमेंट वाले केस में था ही नहीं। गवर्नमेंट वाले केस में तो एक लाइन ध्यान देना कि गवर्नमेंट ने लोन कहीं पर भी यूज किया हो, इंडिया में या इंडिया से बाहर, गवर्नमेंट ने जो नो हाउ लिया वो नो हाउ कहीं पर भी यूज किया, गवर्नमेंट ने जो सर्विस ली वो सर्विस कहीं पर भी यूज की, आपके हाथ में हर केस में सेक्शन 9 लगेगा। बट अगर वही पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट होगी, तो आपके हाथ में सेक्शन 9 सिर्फ तब लगेगा अगर मैंने उस लोन को इंडिया में यूज किया, मैंने उस नो हाउ को इंडिया में यूज किया, मैंने उस सर्विस को इंडिया में यूज किया, तब आपके हाथ में टैक्सेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, हाँ सर याद आ गया, आपने क्लास में भी लिखवाया था ये डायग्राम। आपने कहा था कि अदर देन गवर्नमेंट वाले केस में सिर्फ टैक्सेबल तब करना अगर सोर्स को इंडिया में यूज किया होगा, और गवर्नमेंट वाले केस में हर केस में टैक्सेबल होगा। क्या ये वही पॉइंट है? आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो एक बार डायग्राम देख लो जी, देखो जी यहाँ पे, अगर गवर्नमेंट ने लोन लिया, बदले में इंटरेस्ट पे किया, गवर्नमेंट ने कोई नो हाउ लिया, बदले में रॉयल्टी पे की, गवर्नमेंट ने कोई टेक्निकल सर्विस ली, बदले में फीस पे की,
तो देखो मैंने क्या लिखा है, इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया इन ऑल केसेस, हर केसेस में, वेदर सोर्स ऑफ इनकम यूज्ड इन इंडिया और नॉट, चाहे उस सोर्स को इंडिया में यूज किया हो या ना किया हो। बट अगर यही अदर देन गवर्नमेंट है, यही अदर देन गवर्नमेंट है, तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया व्हेन सोर्स ऑफ इनकम यूज्ड इन इंडिया, मतलब अगर उस सोर्स ऑफ इनकम को इंडिया में यूज किया होगा तब आपके हाथ में सेक्शन 9 लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो ये सेक्शन 9 के लास्ट 3 पॉइंट हैं। ये डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन बन जाता है और बच्चा गलती करके आता है, ठीक है। और मैं चाहता हूं, अब जो ये बच्चा सामने बैठा है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, प्रंजुल, हाँ बच्चा प्रंजुल, नाम है प्रंजुल, प्रंजुल सामने बैठा है, प्रंजुल, अच्छा क्या नाम है, सूरज, सूरज कह रहा है मुझसे भी तो आप कुछ पूछते नहीं, सूरज और प्रंजुल दोनों मुझे सेक्शन 9 फटाफट से बताएंगे जी। सेक्शन 9 का सर मतलब आपने बताया है, कुछ इनकम ऐसी होगी जिसको इंडिया में कमाया हुआ मान लिया जाएगा और वो तीनों के हाथ में टैक्सेबल होंगी, आरओआर के हाथ में, आरएनओआर के हाथ में, एनआर के हाथ में। सबसे पहला केस तो सर आपने कहा कि अगर मान लो कोई सर्विस इंडिया में रेंडर की है, वहां से मिलने वाला पैसा डीम्ड अराइज मानेंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा केस आपने कहा अगर सर्विस इंडिया से बाहर रेंडर की है, पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेमेंट लेने वाली इंडियन सिटीजन है, तो उस केस में डीम्ड अराइज मानेंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। फिर तीसरा केस आपने कहा अगर कोई प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड है, वहां से इनकम आएगी तो भी वो इनकम टैक्सेबल है। चौथा केस आपने कहा अगर आपने कोई एसेट इंडिया में थी, उस एसेट को आपने ट्रांसफर करके इनकम कमाई है, तो भी वो इनकम आपकी टैक्सेबल होगी। और सर फिर पांचवा केस आपने कहा है हाँ कि अगर कोई इनकम बाहर कमाई, उसका कनेक्शन अगर इंडिया से है तो टैक्सेबल होगी, 3 केस छोड़ के। एक तो वो एक्सपोर्ट वाला केस है, और दूसरा अगर न्यूज कोई इंडिया से कलेक्ट की है, उसका ट्रांसमिशन इंडिया से बाहर होगा, और अगर कोई मूवी इंडिया में शूट हुई है, उसका ट्रांसमिशन बाहर होगा। तो ये तीनों केस को छोड़ के बाकी हर केस में टैक्सेबल हो जाएगी। और फिर लास्ट केस आपने हमें बता दिया, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस। अब ये इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस उसके हाथ में तब टैक्सेबल होगी अगर पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, फिर तो हर केस में टैक्सेबल कर दोगे। बट अगर ये 3 सम पेमेंट करने वाली अदर देन गवर्नमेंट है, फिर सिर्फ टैक्सेबल तब करना अगर जिसको आपने लोन दिया, जिसको आपने नो हाउ दिया, जिसको आपने सर्विस दी, अगर उस पर्सन ने वो चीजें इंडिया में यूज की होंगी, तब टैक्सेबल करना, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। तो अब जाके सेक्शन 9 हमारा यहां तक रिवाइज हो जाता है जी। उम्मीद करूंगा आपकी रिवीजन एक बार हो चुकी होगी, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 5 हमने देख लिया जी, सेक्शन नंबर 6 हमने देख लिया, सेक्शन नंबर 9 हमने देख लिया। अच्छा एक बात और देखना, एक बात और मैं आपको बता दूं जी, बच्चे का ना एक डाउट आया था कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर जैसे आपने ना क्लास में क्वेश्चन करवाए थे कि एक पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है, एक पर्सन फिर इंडिया में आ रहा है, तो ये आने और जाने के दिन हम काउंट कहाँ करते हैं, आने और जाने के जो भी दिन होंगे वो आप इंडिया में ही काउंट करोगे, बस ये पर ध्यान दो। आने और जाने के जो भी दिन होंगे वो आप इंडिया में ही काउंट करोगे, बस ये पर ध्यान देना। बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर कोई पर्सन 12 नॉटिकल माइल्स के बीच में रहा है, मैंने कहा था इंडिया की डेफिनेशन क्या होती है, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स और बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स हर पर्पस के लिए इंडिया है, 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया है ओनली फॉर ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया जी, एक पर्सन 12 नॉटिकल माइल्स में रहा तो क्या वो इंडिया में रहा हुआ मानेंगे, नहीं मानेंगे, 100% मानेंगे, ये बात ध्यान देना। क्योंकि इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक है, तो 12 नॉटिकल माइल्स तक कोई भी रहा होगा वो हर केस में इंडिया में ही माना जाएगा, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये सारी बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं, उम्मीद करूंगा यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आ जाओ जो सबसे मेन चीज है ना, अब इधर आओ जी। अब है ये वाला क्वेश्चन जो मैंने घर से दिया था आपको, जिसने आपके शायद तोते उड़ा दिए होंगे, उड़ाए हैं कुछ, वैसे कुछ तोते क्या उड़ाए हैं, कुछ बच्चों ने किया ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं आया, और बाकी कुछ बच्चों ने ट्राई की है, तो कुछ बच्चों ने सही किया है, कुछ बच्चों ने गलत किया है, कुछ बच्चों के तो हाथ खड़े हो गए, हैंड्स अप। सर मेरे को समझ नहीं आया सर, ये आप ही समझाओगे, अगर ऐसा सा क्वेश्चन सर एग्जाम में आ गया, हाय राम हम तो मारे जाएंगे। ऐसे कैसे मारे जाओगे, आज जब ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा ना, और जब ये वाले कराऊंगा एमसीक्यूज, जब कराऊंगा ना ये बड़े बड़े एमसीक्यूज, तो एग्जाम में अगर इसमें से एमसीक्यूज ना बने फिर आप बोल देना चाहिए, इसमें से ही एमसीक्यूज बनेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं मेरी पूरी क्लास 20 के 20 एमसीक्यूज का सही आंसर देगी। देखते हैं, एमसीक्यूज भी करेंगे, टेंशन मत लो। पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन करते हैं, आओ जी ये वाला क्वेश्चन आओ। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं।
बिल्कुल सीधे बैठ जाओ जी, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए। कैलकुलेटर हाथ में ले लो जी, कैलकुलेटर मैं भी ले लूं। ये लो जी, कैलकुलेटर मेरे हाथ में भी है, कैलकुलेटर आपके हाथ में भी होगा। डेज हमें कैलकुलेट करने हैं। कोशिश करना मेरी बातों को सुनने की, समझने की, ताकि ये क्वेश्चन गलत ना हो। और ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी, मिस्टर विनोद, ओए होए 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 होए, विनोद, विनोद की बात आ गई जी। मिस्टर विनोद इज लिविंग इन दुबई। मिस्टर विनोद दुबई में रह रहे कब से? सिंस 1990, 1990 से। 1990 से मिस्टर विनोद जो है वो दुबई में रह रहा है। ही कम्स टू इंडिया टू मीट हिज पेरेंट्स ऑन 15 जून 2020। मतलब 15 जून 2020 को वो इंडिया में विजिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। एंड लीव इंडिया फॉर दुबई, फिर वो दुबई, इंडिया छोड़ के दुबई वापस जा रहा है। कब जा रहा है? केस नंबर 1 में 18 अक्टूबर को, केस नंबर 2 में 15 दिसंबर को, केस नंबर 3 में 14 फरवरी को। और मिस्टर विनोद, उन्होंने बोला जी वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन है बट फॉरेन सिटीजन है। मतलब फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है बट वो इंडियन ओरिजिन है। फॉरेन सिटीजन है बस वो इंडियन ओरिजिन है। और फिर उसने बोला जी पिछले 4 साल में 370 डेज रहा है, और पिछले 7 साल में 700 दिन इंडिया में रहा है जी। ये बातें उन्होंने दी हुई। फिर वो कह रहे हैं उसकी इनकम कुछ दी है। इनकम इंडिया में कमाई है 5 लाख। इनकम रिसीव बाहर की है, बट उस इनकम को इंडिया में कमाया हुआ मान लिया गया अंडर सेक्शन 9। वो कितनी है? 6 लाख। फिर इनकम कमाई बाहर, रिसीव बाहर की, कंट्रोल बाहर है, सब कुछ बाहर है, वो कितनी है? 25 लाख। और फिर वो कह रहे हैं इनकम आपने कमाई बाहर है बट उसका कंट्रोल इंडिया से है, वो इनकम कितनी है? 10 लाख रुपए की है। अब कह रहे जी मिस्टर विनोद का ना रेजिडेंशियल स्टेटस निकाल दो, ठीक है, और ये निकाल दो उसकी टोटल इनकम कितनी आएगी, आप ये निकाल दो। सबसे पहले अगर आप सब शांत होकर बैठ जाओ, चैट बॉक्स में मैसेज आना बंद हो जाए, फिर तो मैं स्टार्ट करूं। अगर चैट बॉक्स में ऐसे ही काम करना है तो फिर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों? ये क्वेश्चन ऐसा है, मैं सही बता रहा हूं सर, ये क्वेश्चन ऐसा है, बड़े बड़े लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद ना ये कहते हैं भाई रेजिडेंशियल स्टेटस मुश्किल लग रहा है। और मैं चाहता हूं मेरी फैमिली जितने बच्चे सामने बैठे हैं, सिंगल सिंगल बच्चा ये कहे रेजिडेंशियल स्टेटस से आसान कुछ भी नहीं है। बट कब कहेगा? अगर मेरी बात वो ध्यान सुनेगा। तो चैट बॉक्स बिल्कुल शांत हो जाए, कोई बातचीत चैट बॉक्स में ना हो। अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर ये क्वेश्चन जो है ना, पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन अमेंडमेंट बेस है। ये क्वेश्चन जो इस बार रेजिडेंशियल स्टेटस में अमेंडमेंट आई है उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो इतना बड़ा ना हो, इसी को ब्रेक करके क्वेश्चन बना देंगे। याद करो, याद करो। अगर कोई इंडिविजुअल, फिर बातचीत कर रहे हो नालायक, इधर देखो ध्यान से। अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, उस केस में 182 डेज चेक करते हैं। क्या वो केस है? आंसर इज नो। अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है, फिर बाहर जा रहा है, तो 182 डेज चेक करते हैं। वो वाला केस भी ये केस नहीं है। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, तो जहां विजिट करेगा ना, वो केस जो था ये वो केस है। बट उसमें दो केस मैंने बनाए थे। एक तो मैंने कहा था अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है। प्लीज यार बातें ध्यान सुन लो। अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख तक है, फिर तो 182 डेज चेक करोगे। बट अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, फिर आप चेक करोगे 182 डेज को चेक करोगे 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन में होने चाहिए। अब पहले तो सबसे पहला काम मेरा क्वेश्चन में है इसकी टोटल इनकम निकालना फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के। क्योंकि जब तक मैं इसकी टोटल इनकम नहीं निकालूंगा ना फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के, तब तक मुझे ये नहीं पता लगेगा कि मुझे डेज कितने चेक करने हैं। अब ये टोटल इनकम निकालते हैं। सबसे पहली बात, इनकम अराइज इन इंडिया, तो भैया इनकम इंडिया में कमाई है, ये इनकम क्या बन गई? इंडियन इनकम बन गई, तो 5 लाख तो ये आ गई। वो कह रहे हैं इनकम बाहर कमाई है बट डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, तो इसको भी इंडिया में कमाया हुआ मान लिया जाएगा, तो 6 लाख तो ये हो गए। फिर अगला है इनकम कमाई बाहर,
रस्सी बाहर की, सब कुछ बाहर है, तो ये इनकम हो गई मेरी फॉरेन सोर्स वाली इनकम, इसको तो बाहर निकाल दो। फिर अगला है जी इनकम कमाई बाहर है, उसका कंट्रोल इंडिया में। अब अगर कोई भी इनकम बाहर कमाई है उसका कंट्रोल अगर इंडिया से होगा, तो मैंने पहले भी कहा था वो इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम का पार्ट नहीं बनती। तो ये इनकम भी क्या बन गई, इंडियन इनकम बन गई। अब सोच समझ के बोलना, 10 लाख ये, 6 लाख ये और 5 लाख ये, टोटल 21 लाख रुपए की आपकी इनकम बन गई जी। सोच समझ के बोल देना जी, टोटल आपकी 21 लाख रुपए की इनकम बन गई फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई भी डाउट? क्या कह रहे हो कि फॉरेन सोर्स की इनकम क्या होती है, वो एक बार बता दूं मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे मेहरून, मेरे बैंगनी, मेरे पिंक कलर के बच्चे। ये बातें मैंने अमेंडमेंट क्लास में आपको बताई भी थी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। फॉरेन सोर्स की इनकम में वो सारी इनकम आएंगी जो बाहर कमाई है, बट कुछ इनकम ऐसी हैं जो फॉरेन सोर्स वाली इनकम में काउंट नहीं करेंगे। अब जो इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम में काउंट नहीं करेंगे ना, वो ध्यान सुनना। एक तो जो इनकम आपने इंडिया में अराइज की है वो काउंट नहीं करेंगे, जो इनकम इंडिया में रिसीव की है वो काउंट नहीं करेंगे, जो इनकम कमाई बाहर है, कमाई बाहर है बट डीम टू बी अराइज इन इंडिया है, वो भी काउंट नहीं करेंगे। और जो इनकम कमाई बाहर है उसका बिजनेस कंट्रोल या प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है, तो वो इनकम भी फॉरेन सोर्स वाली इनकम में काउंट नहीं करेंगे। तो मुझे लो बनाने वाले ने क्या कहा था, बेयर लो में क्या लिखा है कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के अगर 15 लाख से ऊपर है, तब अमेंडमेंट लग जाएगी। तो साहब फॉरेन सोर्स वाली इनकम 25 लाख है, उसको छोड़ के बाकी इनकम 21 लाख रुपए है, तो 15 लाख से ज्यादा है। अब अगर 15 लाख से ज्यादा है, फटाफट से बोल देना, अगर 15 लाख से ज्यादा है तो वो रेजिडेंट कब बनेगा? बोल दो यार, अब तो मैं इतनी रिवीजन करा चुका हूं। अब तो रिवीजन कराने के बाद भी अगर नहीं बोलोगे तो दिक्कत आएगी। अगर 15 लाख से ज्यादा है तो फिर रेजिडेंट कब बनेगा? रेजिडेंट वो तब बनेगा या तो 182 डेज या उससे ऊपर रहा हो, या 120 डेज और मोर रहा हो, और पिछले 4 साल में 365 दिन रहा हो। बट अगर वो 120 डेज से कम रहा है, फिर वो एनआर वाली कैटेगरी में कवर होगा, फिर वो रेजिडेंट वाली कैटेगरी में कवर नहीं होगा। आओ जी देखते हैं। देखो जी, अब वो 18 अक्टूबर को, लो जी 15 जून को आया जी, 15 जून को आया है, 18 अक्टूबर को चला गया केस नंबर 1 में। हाँ जी 15 जून को आया, 18 अक्टूबर को चला गया। अब अगर 15 जून को आया, 18 अक्टूबर को चला गया, तो जून में कितने दिन रहा वो? जून में कितने दिन रहा? जिस दिन वो आया वो दिन भी इंडिया में काउंट करेंगे, और जिस दिन वो यहां से गया वो दिन भी इंडिया में काउंट करेंगे। तो 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 6 दिन तो ये हो गए। बाकी जून में 30 दिन, फिर जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में हो गए 18। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, 6 दिन तो ये हो गए जी, 15 जून से लेके 20 जून तक 6 दिन तो ये हो गए। फिर बाकी 10 दिन हो गए, ये जून पूरा हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 18 दिन हो गए। तो आने जाने के दोनों दिन इंडिया में काउंट करते हैं, कितने दिन हो गए जी? 6, 10, 31, 31, 30 और 18, ये बन रहे हैं जी 126 डेज बन रहे हैं। ये बन रहे हैं 126 डेज, इतने ही बन रहे हैं। अगर वो 18 अक्टूबर को चला गया, तो 18 अक्टूबर को गया तो 15 जून है ना, तो 15 जून, ये हो गया जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो ये हो गए 126 डेज। अपने आप बोल देना जी। अब अगर ये 126 डेट है, अगर ये 126 डेज है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, 120 दिन या उससे ज्यादा है, 120 दिन या उससे ज्यादा है, और पिछले 4 साल में 370 डेज है, तो क्या वो इस केस में रेजिडेंट बनेगा नहीं बनेगा? यस, वो रेजिडेंट बन जाएगा। सर ध्यान रखना, अगर उसकी इनकम 15 लाख तक होती, फिर 182 डेज होने पर रेजिडेंट बनता। अगर उसकी इनकम 15 लाख तक होती, फिर 182 डेज चेक करते, बस 120 डेज वाली कंडीशन वहां लगेगी अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है, और यहां इनकम मेरी फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 21 लाख रुपए है, इसलिए मैंने 120 डेज वाली कंडीशन चेक की। एक बच्चा कहता है सर सर अगर यहाँ पे मान लो 18 अक्टूबर की जगह अगर 10 अक्टूबर दिया होता, तो फिर तो 120 डेज से कम बन जाता, फिर वो एनआर बन जाता, फिर तो बात ही खत्म हो गई। सर अगर 120 डेज से कम हो गया फिर तो वो एनआरई बन गया ना, यहाँ 126 डेज बन रहे हैं, पिछले 4 साल में 370 डेज है, तो वो रेजिडेंट बन गया। उसके बाद देखो, अच्छा वो रेजिडेंट बना और वो क्या बना? रेजिडेंट बना और वो क्या बना? सर वो आर एन आर बना।
याद करो मैंने कहा था नहीं, इसको डीम्ड आरएनओआर मानते हैं, इस कैटेगरी वाले पर्सन को डीम्ड आरएनओआर मानते हैं, बस ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, फिर 15 दिसंबर है जी। अब अगर 15 दिसंबर है तो जून, पहले चेक करो जून, ये हमारा हो गया जून जी, 16 दिन हमारे जून में हो गए। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हो गए 15 दिन। तो ये कितने दिन हो गए जी? जून में 16, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सितंबर में फिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हो गए 15। तो ये हो गए जी 184। अब ये हो गए जी 184 डेज हो गए। ठीक है जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अब अगर ये 184 डेज निकल के आ रहे हैं, अब अगर ये 184 डेज निकल के आ रहे हैं तो 182 डेज और मोर हो गया। अब अगर 182 डेज और मोर हो गया, ये तो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, ये तो वैसे ही रेजिडेंट बन गया, तो बात ही खत्म हो गई, ये रेजिडेंट बन गया जी। अच्छा, अब ये रेजिडेंट बना तो आरओआर बना, आरएनओआर। अब चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन, वो कह रहे हैं पिछले 7 साल में 700 दिन है। अब अगर पिछले 7 साल में 700 दिन है तो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आरएनओआर। इस वाले केस में भी क्या बनेगा? आरएनओआर बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा? आरएनओआर बनेगा। उसके बाद देखो जी, 15 जून को आया और 14 फरवरी को गया। 15 जून को आया, वो 14 फरवरी को गया। अब अगर 15 जून को आया, 14 फरवरी को वो गया, तो जून में 16 दिन, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31 और जनवरी में 31 और फेब में हो गए 14। तो भैया 245 डेज हो गया। अब सिंपल सी बात है, 245 डेज है, 182 डेज और मोर है। यहाँ पे भी क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा और आरएनओआर बनेगा। तो इन तीनों केस में वो आरएनओआर बन रहा है। इन तीनों केस में आरएनओआर बन रहा है, बस ये बात ध्यान देना। एक बच्चा कहता है सर, सर प्लीज प्लीज एक बार दोबारा समझा दो सर, प्लीज आप ना ये सेशन ना यहाँ पे ना बंद मत कर देना, एमसीक्यू से मत आना, पहले दोबारा समझाओ। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो, सीधे होके बैठो। तभी मैं कह रहा हूँ सीधे होके बैठो। एक बात मुझे बताना, एक बात में बताओ, अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, हमने अमेंडमेंट की थी ना, हमने अमेंडमेंट की थी ना, अगर आपको अमेंडमेंट ध्यान आ रही हो, हमने अमेंडमेंट की थी ना। अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है और उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, तो मैंने क्या बताया था, वो रेजिडेंट कब बनेगा? या तो 182 डेज या उससे ऊपर हो, या 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन। हाँ, अगर 120 डेज से कम होगा ना, फिर एनआर बनेगा, बस ये बात ध्यान। अब पहले केस में वो कह रहे हैं जी 15 जून को इंडिया में आया और 18 अक्टूबर को चला गया। भाई अगर 15 जून को आया, 18 अक्टूबर गया, तो 15 जून से 18 अक्टूबर तक वो इंडिया में था। अब 15 जून से 18 अक्टूबर तक डेज काउंट कर लो। जून में कितने दिन रहा? 16 दिन रहा। जुलाई में पूरा रहा, अगस्त में पूरा रहा, सितंबर में पूरा रहा, उस बाद अक्टूबर में रहा 18 दिन। तो कितने हो गए? 126 हो गए ना, मतलब 120 डेज और मोर हो गया। और पिछले 4 साल में 370 है, तो रेजिडेंट बन गया। और जैसे ही वो रेजिडेंट बना, जैसे ही रेजिडेंट बना, मुझे एडिशनल कंडीशन इस केस में चेक ही नहीं करनी, डीम्ड आरएनओआर बनेगा। नहीं यार ये बात समझ में? सर आरएनओआर वाले केस में अमेंडमेंट आई है ना, अमेंडमेंट क्या आई है कि जो जिसकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी, 120 डेज और मोर होगा और लेस देन 182 होगा, उसमें एडिशनल कंडीशन की चेक ही नहीं करनी, डायरेक्टली वो आरएनओआर बना दो। एक बच्चा कहता है सर ये वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो रहा क्या, वो डीम्ड रेजिडेंट वाला? क्या कान पकड़ूं आपके? पकड़ू कान आपके? डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल कब होता है? पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये इंडियन ओरिजिन है, 6 बने तो लग ही नहीं रहा। और दूसरी बात, वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल ना हो। तो ऐसा क्वेश्चन में कहां लिखा है वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं? अरे बच्चों वाली बातें मत करो, रिवीजन क्लास को रिवीजन क्लास रहने दो। अब अगर फिर डिटेल में फिर बहुत दिक्कत आ रहेगी, ठीक है? तभी मैं कह रहा था घर से पढ़ के आना, तभी कह रहा हूँ घर से पढ़ के। अगर आप घर से पढ़ के आए हो तो सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखो, अब 15 जून से लेके 15 दिसंबर तक, अब अगर 15 जून से 15 दिसंबर की बात करूंगा, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, आप खुद समझदार हो मेरे ख्याल से। आपके जून में 16 दिन हो गए, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में हो गए आपके 15, तो 184 हो गया। तो अगर 184 हो गया, 182 डेज और मोर हो गया, वो वैसे रेजिडेंट बन गया। अब जब वो रेजिडेंट बना, आरओआर आरएनओआर के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करेंगे, बट पिछले 7 साल में 700 दिन है, तो भैया एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं है, तो भी वो क्या बनेगा? आरएनओआर बनेगा।
और अगर 15 जून से लेके मैं 14 फरवरी की बात करूंगा तो भैया आप ऑब्वियस सी बात है 182 डेज से ऊपर होगा तो भी रेजिडेंट बनेगा और क्या बनेगा, आर एन ओ आर बनेगा। तो मेरी पूरी फैमिली इन तीनों का आंसर लिख लीजिए, इन तीनों ही केस में वो आर एन ओ आर वाली कैटेगरी में कवर होगा, बस ये पर ध्यान। लोरी अब तो स्टेटस तो हमें निकाल दिया, अब स्टेटस निकालने के बाद उसने मुझसे क्या मांगा था कि टोटल इनकम भी निकालनी है। आपने बोल देना इनकम अराइज इन इंडिया क्या आर एन ओ आर में टैक्सेबल होगी, यस टैक्सेबल होगी, 5 लाख तो ही हो गया। इनकम रसीव बाहर की है बट डीम्ड टू बी अराइज इन इंडिया, क्या ये इनकम आर एन ओ आर में टैक्सेबल होगी, बिल्कुल होगी, 6 लाख ही हो गया। जो इनकम कमाई बाहर है, रसीव बाहर की है, कंट्रोल बाहर है, क्या आर एन ओ आर में टैक्सेबल होगी, आंसर इज नो, ये 25 लाख पे क्रॉस हो गया। जो इनकम कमाई बाहर है उसका बिजनेस कंट्रोल इंडिया में है, क्या आर एन ओ आर में टैक्सेबल होगी, आंसर इज यस होगी। तो भैया तीनों ही केस में जो इनकम टैक्सेबल होगी ना वो 21 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान देना, क्योंकि वो तीनों ही केस में आर एन ओ आर है, वो तीनों ही केस में आर एन ओ आर है, बस ये बात ध्यान दो। एक नैन्सी बच्चा क्वेश्चन, नैन्सी क्या कह रहे हो कि अगर 120 डेज से कम होता तो क्या होता, फिर वो एनआर बन जाता। अगर 120 डेज से भी कम होता ना किसी केस में फिर वो एनआर बन जाता। जैसे ही 120 डेज और मोर है और पिछले 4 साल में 370 डेज हैं तो वो रेजिडेंट बन गया। हाँ, पिछले 4 साल में अगर 365 से कम होते तो भी वो क्या बन जाता, फिर एनआर बन जाता। मतलब दो कंडीशन है, 120 डेज और मोर और पिछले 4 साल में 365 दिन भी होनी चाहिए। तो अब चेक कर लो, कंडीशन सेटिस्फाइड है तो तीनों ही केस में वो रेजिडेंट बना है, और अगर तीनों केस में रेजिडेंट है और तीनों ही केस में वो क्या बन गया, आर एन ओ आर, तो आर एन ओ आर में ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, ये भी टैक्सेबल, 21 लाख रुपए की इनकम टैक्सेबल होगी, ये 25 लाख रुपए नॉन टैक्सेबल हो जाए। लो जी, अब जाके हमारा ये पॉइंट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा उसके बाद देखो जी, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर विनोद एंड व्हाट विल बी योर आंसर इफ अबव इनकम इज लेस देन 15 लाख। मतलब अगर इनकम 15 लाख तक होगी तो क्या होगा, अपने आप बोल दो। अगर इनकम 15 लाख तक होती तो फिर हम क्या चेक करते, आंसर दे दो यार। अब अगर इनकम 15 लाख तक होती तो फिर हम क्या चेक करते, फिर सिर्फ हम 182 डेज वाली कंडीशन चेक करते। तो केस नंबर 1 में ना, केस नंबर 1 में जहां आपके 126 दिन हैं तो यहां केस नंबर 1 में बन जाता एनआर। मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा, अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, अगर इनकम 15 लाख तक है तो लिख लेना जी, अगर इनकम 15 लाख तक है केस नंबर 1 में एनआर बन जाता, क्योंकि 126 डेज है और हमें चेक करने हैं 182। बट केस नंबर 2 में वो क्या बनता, रेजिडेंट बनता, और केस नंबर 3 में भी क्या बनता, रेजिडेंट बनता, और रेजिडेंट बनने के बाद वो क्या बनता, आर एन ओ आर बनता। ठीक है, तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है, अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो केस 1 हो, 2 हो, 3 हो, तीनों ही केस में वो आर एन ओ आर बन रहा है। और अगर इनकम 15 लाख तक है तो केस 1 में वो बनेगा एनआर और बाकी दोनों केस में वो आर एन ओ आर बनेगा। क्यों, क्योंकि बाकी केस नंबर 2 और 3 में 182 डेज और मोर है, और जहां 182 डेज ही आपने क्रॉस कर दिए फिर तो आप वैसे ही रेजिडेंट बन चुके। ठीक है जी, ये आपके आंसर निकल के आ रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपके आंसर कुछ बच्चों के सही होंगे, झूठ मत बोलना, किन किन बच्चों के मेरे बिना कराए ये आंसर सही था, किन 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 बच्चों का सही था। बहुत कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं, समझ में आ गया। पक्का पक्का, कोई भी डाउट हो वीडियो पीछे करके दोबारा सुन लेना, कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का वीडियो पीछे करके दोबारा सुनना। नहीं तो एक बार जिस भी टीचर के नोट्स होंगे, उम्मीद करूंगा ऑलमोस्ट फैमिली के पास मेरे नोट्स होंगे, बाकी किसी भी टीचर के होंगे, एक बार नोट्स को देख लेना, नहीं तो अमेंडमेंट क्लास देख लेना, अमेंडमेंट क्लास आपको और बढ़िया समझ में आ जाएगा। अमेंडमेंट क्लास में भी मैंने कुछ इसी तरह का क्वेश्चन वहां कराया था, बस वहां पे थोड़ा बहुत मैंने चेंजेस किए थे, वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, बाकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है नहीं, तो अब जाके ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है जी, क्लियर हो गया जी। तो मैंने दोनों केस करवा दिए, अगर इनकम 15 लाख तक है तो क्या होगा, अगर 15 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, दोनों केस आपके यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो फाइनली अब जाके ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया जी, आगे चले। ठीक है, लो जी, अब इन्हीं के साथ जी अब प्लीज बातचीत नहीं है, जिनको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना जी, चैट बॉक्स में डाउट मत लिखो, कोई फायदा नहीं है। जिनको डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख देना वीडियो खत्म होने के बाद, बट मैं उम्मीद करता हूँ किसी को डाउट वैसे होना नहीं चाहिए, और उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इधर देखो जी ध्यान से, अब मैं आ रहा हूं जी रेजिडेंशियल स्टेटस के एमसीक्यूज के ऊपर। लो जी, एमसीक्यूज पे आओ जी, अब आ जाओ एमसीक्यूज पे। 20 एमसीक्यूज हैं और 1 घंटा हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है।
तो उम्मीद करूंगा 40-45 मिनट हमारे और लगेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? आराम से बैठ सकते हो 40-45 मिनट, इतना तो बैठ सकते हो। कहाँ 18-18, 19-19 घंटे आप बैठते थे जब मैराथन होती थी, 18-18, 20-20 घंटे की। ठीक है, अब तो डेली पौने 2 घंटे की हो रही है। इसमें तो कोई थकान भी नहीं होती होगी, पढ़ने के अंदर मजा भी आता होगा। अगर मजा आता है ना, ठोक दो ठोक दो ठोक दो नालायक को, ठोक दो, ठोक दो लाइक को। बच्चा कह रहा है हद हो गई सर, क्या हो जाता है आपको? क्या हो जाता है मतलब, थोड़ा सा प्यार दिखाओ ना, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। कई बच्चे जान के पता क्या कह रहे, ठोक भाई ठोक, डिसलाइक ठोक। हद हो गई। इधर देखो ध्यान से नालायक, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब यहां से फाइनली हम एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चे भी बीच में ऐड हुए हैं, टेलीग्राम चैनल से जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो। उसमें आंसर नहीं दिए हुए, आंसर अभी हम सारे डिस्कस करेंगे। अब चाहे लगे 40 मिनट, चाहे लगे 45 मिनट, चाहे लगे 30 मिनट, चाहे लगा 1 घंटा, मुझे नहीं पता, एमसीक्यूज हमें सारे करके जाने, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम सैलरी की रिवीजन स्टार्ट कर दें। ओ तेरी, कई बच्चे कह रहे हैं हम बल्ले बल्ले सैलरी की रिवीजन होएगी, बल्ले बल्ले। क्या हो गया? 5 हेड की रिवीजन अब स्टार्ट हो गई। बस पहले 2 चैप्टर रिवाइज हो गए, अब 5 हेड की रिवीजन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल, अदर सोर्स, अब उसकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तभी आज हमें सारे एमसीक्यूज करने हैं, ताकि अगली क्लास में बिल्कुल फ्रेश तरीके से हम सैलरी की रिवीजन स्टार्ट करें। ठीक है, आओ जी, देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज बातचीत नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। यहाँ पे 19 अप्रैल कैसे आ गया? यहाँ पे आज तारीख 21 आनी है जी, यहाँ पे यहाँ आनी है 21 तारीख, 21, और सेशन नंबर है आज हमारा 11। लो जी, इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखना। अब एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ अनिरुद्ध ये लो जी, इफ अनिरुद्ध इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, हैज स्टे इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 181 days, and he is known resident in 9 out of 10 year immediately preceding the current previous year, and he stay in India for 365 days in all the 4 year immediately preceding the current previous year, and 420 days in all the 7 year immediately preceding the current previous year, his residential status for assessment के 21-22 would be। बताओ जी, इसका स्टेटस बता दो जी। पहले तो ये बताओ, मिस्टर अनिरुद्ध जो है इंडियन सिटीजन है जी। ही हैज स्टे इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 181 days। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर वो 181 डेज रहे, अगर वो 181 डेज रहे, पहली बात तो दो में से कोई एक अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। अच्छा, क्या इसने कहीं पर भी ऐसा लिखा है कि इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा है? ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा भी नहीं कहीं लिखा इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। मतलब नॉर्मल केस है। अब अगर नॉर्मल केस है तो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड तो नहीं है, क्योंकि 181 डेज है। बट अगर पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या सेकंड बेसिक कंडीशन चेक करेंगे? नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब देखो जी, 181 डेज है तो ऑब्वियस सी बात है 181 डेज का मतलब 60 डेज और मोर है, 60 डेज और मोर है, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी हैं, तो वो इंडिया का रेजिडेंट तो बन गया। अब जब वो रेजिडेंट बना, फिर एडिशनल कंडीशन चेक कर लो, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। और अगर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो किस कैटेगरी में कवर होगा? RNOR वाली कैटेगरी में कवर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लो जी, पहले का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कोई अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है। अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन तो भी मैंने यहां तो है ही नहीं, लास्ट में ना क्या आएंगे? अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन लास्ट में आएंगे जी। अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, दो बेसिक कंडीशन, दोनों में से एक सेटिस्फाइड करनी है। पहली सेटिस्फाइड नहीं है बट सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए वो रेजिडेंट बन गया। बट एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो क्या बन गया? RNOR बन गया जी। तो ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे बढ़ सकता हूं? पक्का पक्का? अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला देखो जी, अगला कह रहे हैं मिस्टर सुहान, मिस्टर सुहान एज है 35 साल, ए नॉन रेजिडेंट अर्न डिविडेंड इनकम फ्रॉम 12,50,000 फ्रॉम इंडियन कंपनी विच वॉज डिक्लेयर ऑन 30 September 2020 एंड
credited directly to its bank account 5th October 2020 in France. फिर एंड 15,000 एज इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर 2021. एज्यूमिंग दैट ही हैज नो अदर इनकम, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन हिज हैंड्स इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2021 21-22. बताओ क्या आंसर होगा. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी. ये पर्सन पहले तो ये पर्सन है कौन जी? ये पर्सन एनआर है, ये पर्सन एनआर है. और एनआर के हाथ में इनकम टैक्सेबल कौन सी होती है? इनकम अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, इनकम डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल. तो ये इनकम टैक्सेबल होती हैं. जो इनकम बाहर कमाई, कंट्रोल बाहर है, रिसीव बाहर की है, तो एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है जी, अगर डिविडेंड मिल रहा है इंडियन कंपनी से, सर अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है तो क्या वो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? आंसर इज यस. सर आंसर इज यस. याद करो क्लास के अंदर मैंने कहा था, ये कई बच्चे जो नालायक बच्चे हैं वो पता क्या कह रहे हैं, अरे भाई ये सर को क्या हो गया, डिविडेंड की इनकम तो एग्जम्प्ट होती है ना. वो जमाना चला गया, वो जमाना अब जा चुका है. उम्मीद कर रहा हूँ सारे बच्चे अमेंडमेंट क्लास देख के बैठे होंगे जी. और जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि रिवीजन क्लास में अमेंडमेंट कर लेंगे, उनको मैं हाथ जोड़ता हूँ. अमेंडमेंट कर लोगे बट बहुत कम समझ में आएंगी. जो डिटेल में अमेंडमेंट हमने अमेंडमेंट क्लास में की है वो बातें रिवीजन क्लास में नहीं होगी. और शॉर्टकट की तरफ मत जाओ अमेंडमेंट के लिए, तो खास तौर पे अमेंडमेंट के लिए शॉर्टकट मेथड मत यूज करो. डिटेल में अमेंडमेंट क्लास मैंने डाल दी है, वो सारी देख लेना चाहिए. याद करो मैंने वहां पे कहा था डिविडेंड जो है अब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है. मतलब अब डिविडेंड जो होगा डिविडेंड लेने वाले के हाथ में टैक्सेबल होगा. अब बच्चा कहता है सर यहाँ तो डिविडेंड डिक्लेयर किया ना, तो क्या डिविडेंड डिक्लेयर करते ही टैक्सेबल हो जाता है? आंसर इज यस. क्योंकि जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया इट मींस इनकम क्या हो गई, एक्रियू हो गई. और अगर इनकम एक्रियू हुई तो ऑब्वियस सी बात है टैक्सेबल होगी. अब ये एक्रियू क्या मानेंगे? इनकम डीम टू बी एक्रियू और अराइज इन इंडिया. क्यों? क्योंकि वो इंडियन कंपनी है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो जी. वो कह रहा है 12,50,000 रुपए का डिविडेंड जो है फ्रॉम इंडियन कंपनी, और अगर इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिलेगा दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया. तो 12,50,000 तो ये इनकम हो गई जो एनआर के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल होगी. एक इनकम तो हो गई है. अच्छा फिर बच्चा कह रहा है, देखो कई नालायक बच्चे देखो जल्दबाजी क्या कर रहे हैं. ये वही बच्चे जो एग्जाम में गलती करके आते हैं. पता क्या कर रहे हैं? 12,50,000 फटाफट से 15,000 पे उसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया और क्या कर दिया 12,65,000. तुरंत आंसर बोल दिया 12,65. ये ऑप्शन नंबर बी यस हमारा सही हो गया. चलो मैकडी का बर्गर खा के आएंगे. एग्जामिनर कह रहा है अगले 6 महीने के बाद दोबारा आ जाना. एग्जामिनर कह रहा है अगले 6 महीने के बाद दोबारा आ जाना. सर उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है? वो कह रहा है कितनी इनकम उसके हाथ में चार्जेबल टैक्स होगी इंडिया में. अब जो ये 15,000 पे सेविंग का इंटरेस्ट है, याद करो डिडक्शन का चैप्टर, याद करो सर डिडक्शन का चैप्टर. डिडक्शन के चैप्टर में सर डिडक्शन के चैप्टर में एक सेक्शन आपने किया होगा 80 TTA कि अगर सेविंग से इंटरेस्ट मिलेगा तो 10,000 तक की डिडक्शन भी मिलती है. ओ माय गॉड सर, तभी हम सोचें एग्जाम में हमारे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, हमें मुश्किल क्यों लगेंगे. क्योंकि आप आपस में अगर इंटरलिंकिंग नहीं कर पाओगे तो गलती तो करके आओगे ना. देखने से क्या लग रहा है? आसान लग रहा है. सर सच बोला, देखने से क्या लग रहा है? बच्चा हर क्या करेगा? 12.5 लाख प्लस 15,000 12,65 कराएगा. उसको ये याद नहीं होगा कि 80 TTA में 10,000 की डिडक्शन भी है. अब सोच के बोला 15,000 का इंटरेस्ट है, 10,000 की डिडक्शन, तो 5,000 पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा बस. तो 12,50 प्लस 5,000 पे 12,55,000 पे इनकम टैक्सेबल होगी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी सही आंसर नहीं होगा. आया मजा? अब लग रहा है थोड़ा सा दिमाग चलने लग रहा है ना कि हाँ भाई क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है. ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं. आप देख लेना ऐसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं. अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना तो गारंटी दे रहा हूं सर एग्जाम के क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे आपको. एग्जाम के मुश्किल नहीं लगेंगे अगर आप ये सोल्व कर रहे हो. तो क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत ना हो, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत ना हो. क्वेश्चन नंबर 2 में 12,50 इंडियन इनकम, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है. डिविडेंड अब टैक्सेबल होता है 12,50 वो 15,000 के इंटरेस्ट में से 10,000 पे डिडक्शन माइनस करके 5,000 वो, तो 12,55,000 पे आपका टैक्सेबल हो गया. अगले क्वेश्चन पे आओ जी, अगले क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन नंबर 3, आशीष अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021.
आशीष अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बोन 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया, 4 लाख रुपए का टोटल इंटरेस्ट है, 1/4 आपने इंडिया में रिसीव किया। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड, 6 लाख रुपए है। वो कह रहे हैं इफ इंटरेस्ट इज RNOR, अगर आशीष RNOR है तो उसके हाथ में कितनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी इंडिया में, ये बता दो जी। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बताओ जी फटाफट से। अगर आशीष RNOR है, इनकम बताओ कितनी इनकम टैक्सेबल होगी। पहले बताओ RNOR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, जल्दी बोलो। RNOR के हाथ में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? अराइज इन इंडिया टैक्सेबल, रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, अराइज आउटसाइड इंडिया भी टैक्सेबल होगी। कब? अगर बिजनेस कंट्रोल इंडिया में होगा। सोच समझ के बोलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, मतलब इनकम आपने अराइज बाहर की है बट उसका 1/4 पोर्शन आपने इंडिया में रिसीव किया है। तो क्या RNOR के हाथ में पूरी इनकम टैक्सेबल कर दूं या 1/4? 1/4 तो अगर 4 लाख का 1/4 निकालूंगा तो 1 लाख रुपए तो ये इनकम टैक्सेबल हो गई। क्या कह रहे हो? एक मिनट रुकना। ये नालायक क्या कह रहा है बच्चा कि इनकम इंडिया में कमाई है? यूके को कहीं उत्तराखंड तो नहीं समझ रहे? नालायक, ये यूके उत्तराखंड नहीं है बच्चा, हद हो गई। कैसी कैसी बातें कर रहे हो मेरे लाल? कैसे सुबह उठ के 7 बादाम खाया करो भिगो के? यूके उत्तराखंड थोड़ा, ये बाहर वाली कंट्री है नालायक। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, वो साफ साफ कह रहे हैं इनकम कमाई बाहर है, 1/4 इंडिया में रिसीव की है। तो भैया 1/4 अगर इंडिया में रिसीव है तो RNOR के हाथ में 1/4 टैक्सेबल हो। हाँ, अगर आशीष ROR होता, अगर ये ROR होता फिर पूरे के पूरे 4 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाते। सर अगर ये ROR होता पूरे 4 लाख टैक्सेबल होते, RNOR होने की वजह से 1 लाख रुपए टैक्सेबल होगा जो इंडिया में रिसीव किया। उसके बाद जी 6 लाख रुपए ये पूरे टैक्सेबल होंगे। क्यों? जल्दी बोल दो। अगर प्रॉपर्टी इंडिया में लोकेट करती है, मैंने कहा था उसको ट्रांसफर करके कोई इनकम आएगी। अभी हमने सेक्शन 9 पढ़ा है, सेक्शन 9 अभी हमने पढ़ा है कि अगर एक कैपिटल एसेट इंडिया में उसको ट्रांसफर करके इनकम आ रही है, दैट इज इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया, तो भैया 6 लाख रुपए ये टैक्सेबल होंगे, 1 लाख वो, 7 लाख रुपए इनकम टैक्सेबल होगी। तो बताओ जी ऑप्शन नंबर ABCD, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत कम बच्चों के सारे सही होंगे, ऐसा मेरे को ना अंदर से फीलिंग आ रही है आज बहुत कम बच्चों के सारे सही होंगे। ठीक है, अच्छा चलो तीनों अभी तक बताना, तीनों किस किस के सही हैं? तीनों के तीनों किस किस के सही हैं? तीनों सही हैं, कोई भी गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है। बहुत कम बच्चे हैं जी, बहुत कम बच्चे हैं। चलो कोई बात नहीं, जहां जहां गलतियां हैं पता लग रहा है, जहां जहां आपने गलती की थी, जो अगर आपने घर से की होंगे, जहां जहां गलती थी पता लग रहा है। अगर गलती पता लग रही है ना, फिर बहुत बड़ी बात है, एग्जाम में गलती नहीं होगी। ठीक है, 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी, जल्दी आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाय राम, क्वेश्चन नंबर 4 इतना बड़ा है, कैसे पढ़ा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या लिखा है। मिस्टर सुमित एक इंडियन सिटीजन है एंड ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ अमेरिकन बाउंड इंडियन शिप, इंडियन शिप की क्रू का मेंबर है। एंगेज इन कैरिज ऑफ फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टिंग फ्रॉम चेन्नई 25 अप्रैल 2020। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल फॉर प्रीवियस ईयर 2021, what would be the residential state of Mr. Sumit for assessment year 21-22, assuming his stay in India in the last 4 previous year is 365 days and last 7 year में वो 730 दिन रहा है। पहली बात तो एक बात बताओ, पिछले 4 साल में वो कितने दिन रहा? वो मेरे किसी काम का ही नहीं है। सर पिछले 4 साल में वो कितने दिन रहा? मेरे किसी काम का ही नहीं है। क्यों? याद करो, अगर कोई इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन है, इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है, एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ इंडियन शिप बाहर जा रहा है, उस केस में हम चेक ही कंडीशन नंबर 1 करते हैं, हम सेकंड चेक ही नहीं करते। इट मींस अगर इस क्वेश्चन में, सर बहुत ध्यान सुना, अगर इस क्वेश्चन में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन में वो 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा तभी वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। और अपने आप बोल दो जी, क्रू मेंबर वाले केस में, क्रू मेंबर वाले केस में हम डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? याद करवा दो यार, क्रू मेंबर वाले केस में हम डेज कैसे चेक करते हैं? जिस दिन उसने शिप ज्वाइन किया वहां से लेके जिस दिन उसने शिप साइन ऑफ किया, उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानते हैं। याद करो, मैंने आपको क्लास में करवाया था, अगर आप मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हो,
ये आप कहीं से भी आपने कोचिंग ली होगी, आपने क्लास में किया होगा। क्रू मेंबर वाले केस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आपने शिप ज्वाइन किया वहां से, और जिस दिन आपने शिप साइन ऑफ किया, तो ज्वाइनिंग से लेके साइनिंग ऑफ जो डिफरेंस होगा उसको मानते हैं इंडिया से बाहर। अब 365 दिन में से वो दिन माइनस करके जितने दिन बचेंगे वो इंडिया में मान लोगे। अगर 182 डेज और मोर है तब तो वो रेजिडेंट बनेगा, वो तो नहीं तो वो नहीं बनेगा। आओ जी देखते हैं। वो कह रहे हैं शिप आपने ज्वाइन किया 25 अप्रैल को, और शिप आपने साइन ऑफ किया कब किया, 24 अक्टूबर को। अब 25 अप्रैल से लेके 24 अक्टूबर तक क्या मानेंगे, डीम्ड आउटसाइड इंडिया। 25 अप्रैल से लेके 24 अक्टूबर तक क्या मानेंगे, डीम्ड आउटसाइड इंडिया। अब इतने दिन इंडिया से बाहर है, 365 में से ये दिन माइनस कर देना, आपके इंडिया के दिन निकल के आ जाएंगे। पहले आओ जी, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 6 दिन तो हो गए अप्रैल में। उसके बाद मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, और अक्टूबर में कितने आ गए, 24। एक बच्चा कहता है सर ज्वाइनिंग और साइनिंग ऑफ को क्या इंडिया में नहीं मानते? नहीं 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 नहीं, नहीं। वैसे याद करो, मैंने क्लास में आपको समझाया था कि वैसे आने और जाने के दिन इंडिया में काउंट करते हैं, बट क्रू मेंबर वाले केस में ऐसा नहीं होता। क्रू मेंबर वाले केस में ज्वाइनिंग का दिन और साइनिंग ऑफ ये दोनों दिन आप इंडिया से बाहर ही मानते हो। तो देखो जी, अब टोटल कितने दिन आ रहे हैं, 6, 31, 30, 31, 30, 30 और 24, ये हो गए 183। तो अगर ये 183 डेज हो रहे हैं, तो अगर 365 दिन में से अगर 183 डेज माइनस करूंगा, इस 183 को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डीम्ड आउटसाइड इंडिया। तो अब 365 में से अगर मैं 183 माइनस करूंगा, ओ माई गॉड, एग्जैक्ट हो गया 182। अब अगर एग्जैक्ट 182 भी है तो वो क्या बन गया जी, रेजिडेंट बन गया। अगर एग्जैक्ट 182 भी है तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। अब जैसे ही वो रेजिडेंट बना, अब चेक करो एडिशनल कंडीशन। कह रहे हैं पिछले 7 साल में 730 दिन है, और देखो नीचे क्या लिखा है कि पिछले, देखो मिस्टर सुमित हैज बीन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया एज ए रेजिडेंट फॉर द प्रीसीडिंग 2 ईयर, और पिछले 2 साल में वो रेजिडेंट भी है। तो दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, तो मिस्टर सुमित क्या बन गया, ROR बन गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहा सर वाकई, मतलब मान गए आप क्वेश्चन छांट छांट के लाए हो। क्वेश्चन एक बात मुझे बताओ, अब बच्चा कहता है एग्जाम में सर क्वेश्चन ना पता नहीं कहाँ से आते हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर पेपर बाहर से आता है, क्वेश्चन पढ़े नहीं जाते हैं। क्वेश्चन पता क्यों नहीं पढ़े जाते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे घर से सोल्व करके नहीं जाता। अब अगर मैंने कहा ना, इस बार स्टूडेंट दरबार का बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया मैंने। इस बार जैसे रिवीजन कर रहे हैं तुरंत एमसीक्यूज कर रहे हैं, साथ के साथ आपको रिकॉल होगा ना, आपका चैप्टर पूरा मजबूत हो जाएगा। अब अगर रिवीजन आप करें एमसीक्यूज बाद में करें, उसमें दिक्कत आएगी। रिवीजन खत्म की, एमसीक्यूज किए, चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और एमसीक्यूज फिर छोटे मोटे नहीं है, आपके एग्जाम में दिखा दूंगा ऐसे ऐसे एमसीक्यूज बनते हैं जी। और जो बच्चे अटेम्प्ट दे चुके हैं पहले, उनको पता होगा इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल वो नहीं है बच्चों वाला, पेपर का लेवल डायरेक्ट टैक्स का और जीएसटी दोनों का बहुत बढ़िया हो चुका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या कह रहे हो, एक बार क्रू मेंबर वाला दोबारा समझा दूं? इधर देखो ध्यान से। अब ना वही है, आपसे प्यार किया है तो प्यार निभाना भी पड़ेगा। किसी बच्चे का डाउट और मैं ना बताऊं फिर बुरा लगता है। क्रू मेंबर वाले केस में मेरे नोनू बस इतना ध्यान दो, आपको क्रू मेंबर वाले केस में बस ये देखना है कि उसने शिप कब ज्वाइन की है और कब शिप साइन ऑफ की है। मैंने क्लास में समझाया था कि जिस दिन उसने शिप ज्वाइन की और जिस दिन साइन ऑफ की ना, ये जितना भी गैप होगा उसको डीम्ड आउटसाइड इंडिया मानते हैं। अब अगर इसको इंडिया से बाहर मानेंगे तो 365 दिन टोटल होते हैं। 365 में से अगर डीम्ड आउटसाइड इंडिया वाले दिन माइनस कर दोगे तो बैलेंस क्या आ जाएगा, जितना वो टाइम इंडिया में रहा वो आ जाएगा। अब अगर वो 182 या उससे ऊपर होंगे तब तो रेजिडेंट बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। अब यहां देखो 183 आ रहे हैं ना। अब अप्रैल में 6 दिन हो गए, जून में 30, जुलाई अप्रैल में 6, अप्रैल मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 24, तो आ गए 183। तो 365 में से 183 माइनस किया 182, तो अगर एग्जैक्ट 182 आ गए तो भी वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। और एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो वो क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया जी। अब आओ जी, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत बढ़िया है, देखो जी, और गलती करने के लिए तैयार हो जाओ।
देखो और गलती करने के लिए तैयार हो जाओ। जल्दी देखो और गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी। देखो जी क्या लिखा हुआ है। मिस्टर स्केयर, ध्यान से, मिस्टर स्केयर एन इंडियन सिटीजन करंटली रिजाइड इन दुबई। वो दुबई में रह रहा है। एक मिस्टर स्केयर है, इंडियन सिटीजन है, वो भी दुबई में रह रहा है। ही केम टू इंडिया ऑन ए विजिट and his total stay in India during the financial year 2021 was 135 days। 135 दिन, 135 दिन वो इंडिया में रहा है। He is not liable to pay tax in Dubai। He is not liable to pay tax in Dubai। वो दुबई में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। Following is his detail of stay in India in the preceding previous year। अब 1920 में 100 दिन रहा, 1890 में 125, फिर यहाँ 106, 83, 78, 37, 40। अब एक बार चेक करना, 60 और मोर है, 60 और मोर है। पिछले 4 साल में कितने दिन रहा है वैसे? 100 प्लस 125 प्लस 106 और प्लस में 83, तो ये हो गए जी 414 दिन हो गए। 414 दिन हो गए। पहले तो मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ इस केस में कौन सी कंडीशन चेक करूंगा? क्वेश्चन पढ़ लो दोबारा, आंसर मैं नहीं बता रहा अभी, आंसर नहीं बताऊंगा सर, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन एग्जाम में सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है जी। इस क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन चेक करूंगा जी? क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का आप मुझे बताओ इस केस में कौन सी कंडीशन चेक करूंगा? कौन सी? 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा। चलो बहुत बढ़िया। अनुष्का ने कहा है जी 120 डेज और मोर और 365 डेज और मोर इन 4 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। चलो जी, आपने बताओ जी क्या नाम आपका? विभोर। विभोर आप मुझे बताओ कौन सी कंडीशन चेक करूंगा? 60 डेज वाली, 60 दिन वाली? यार आप मुझे मेरा मूड खराब कर रहे हो आप बताओ जी क्या नाम आपका? हर्षित। हर्षित आप बताओ कौन सी कंडीशन चेक करूंगा? कौन सी चेक करूंगा? 182 डेज वाली कंडीशन चेक करूंगा। 182 डेज अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो वो रेजिडेंट बनेगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। क्या ये कंडीशन चेक करूंगा? हर्षित कह रहा है सर 182 डेज वाली कंडीशन चेक करोगे। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरी पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब जिन्होंने कहा ना, जिन्होंने कहा, अच्छा एक बच्चा और बताना चाहता है, नेहा। नेहा क्या कहना चाह रहे हो? ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा, ये डीम्ड रेजिडेंट बन जाएगा। डीम्ड रेजिडेंट क्यों बनेगा? क्योंकि वो बाहर वाली कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। और आपने कहा था अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। मेरे नोनू, मेरे सोनू, नेहा, आपका नाम तो इतना बढ़िया है बच्चे। एक बात मुझे बताओ, डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट कब लगता है? अगर उसकी इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा हो। आप चेक करो उसने क्या लिखा है, इसकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स को छोड़ के 10 लाख है। सर अगर इनकम ही 10 लाख है तो डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट तो वैसे नहीं लगेगा। और दूसरी बात, 120 डेज वाली कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं होगी। वो भी एप्लीकेबल तब होती है, कब होती है जी? वो भी एप्लीकेबल तब होती है, कब होती है? बोलो ना फटाफट से। वो भी एप्लीकेबल तब होती है अगर टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर हो, इनकम 10 लाख है। तो बच्चे, नोनू, मोनू, सोनू, मेहरून, बैंगनी कलर के बच्चों, एक बात मुझे बताओ, अगर इनकम 15 लाख तक होगा तो 182 डेज वाली कंडीशन चेक करेंगे। घूम रहा है ना दिमाग? आ रहा है मजा क्वेश्चन करने में? बच्चा कह रहा है वाकई सर, वाकई लग रहा है कि क्वेश्चन जबरदस्त है। एक बात मुझे बताओ, याद करो मैंने कहा था अगर इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, उसकी टोटल इनकम 15 लाख तक होगी, तो उस केस में 182 डेज चेक करेंगे। तो देखो 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 उसने कैसे कंफ्यूज किया, कैसे कंफ्यूज करी। पहली कंफ्यूजन डाल दी, कह रहा वो कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। सारे नालायक बच्चे पता क्या सोचे हैं? डीम्ड रेजिडेंट। और जो नालायक बच्चे समझ गए कि यहां पे वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर कई नालायक बच्चे क्या लेके बैठ गए, अच्छा 120 डेज और मोर है और पिछले 4 साल में 365 दिन है, तो भी क्या बन गया? रेजिडेंट बन गया। और कुछ नालायक बच्चे, बहुत कम नालायक बच्चे हैं जो सही तरह से क्वेश्चन पढ़ पाए। उनको पता था कि वो कॉन्सेप्ट लगते ही तब है जब इनकम 15 लाख से ऊपर हो या 15 लाख तक है, तो 182 डेज चेक करेंगे। और साहब मेरे 135 दिन है, 182 डेज से कम है, ये नॉन रेजिडेंट बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है जी। चल सकते हैं आगे।
ठीक है नहीं। अब मुझे फटाफट से बोल दो, इस क्वेश्चन में मैंने अमेंडमेंट क्यों नहीं लगाई, जल्दी बोलो। इस क्वेश्चन में मैंने अमेंडमेंट क्यों नहीं लगाई? क्योंकि इनकम 15 लाख तक है। अमेंडमेंट एप्लीकेबल तब होती है अगर इनकम 15 लाख से ज्यादा होती है। अगर यहां पे ध्यान रखना, अगर यहां पे 10 लाख की बजाय मैं 20 लाख लिखता या 15 लाख से ऊपर लिखता ना, तब ये पर्सन डीम्ड रेजिडेंट बन जाता। क्यों? चेक करो, वो बाहर टैक्स पे करने के लायबल नहीं है। और अगर बाहर टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, इनकम 15 लाख से ऊपर है और वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल नहीं है, तो वो क्या बन जाता? डीम्ड रेजिडेंट। फिर आंसर पता क्या आता? आंसर आता डी, फिर डी होता जी। ठीक है, बट अगर इनकम 15 लाख से कम है, उस केस में तो भैया 182 डेज चेक करेंगे, तो उस केस में क्या बनेगा जी? सी बनेगा, एनआर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी फटाफट से, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 6, डिविडेंड डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 19 brought to India during the previous year 2021 is taxable in the assessment year 21-22 in the case of, अपने बोल देना जी, अगर डिविडेंड की इनकम जी, अगर डिविडेंड की इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 19 और ब्रोड टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। याद करो, मैंने क्लास में आपको समझाया था कि अगर आपने इनकम कमाई बाहर है, रिसीव बाहर किया, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, तो मैंने कहा था रेमिटेंस जो होगा वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। अब मुझे फटाफट से बोल दो रही, उसने कमाई कब है? 19 में, और वो रेमिटेंस कब कर रहा है, मतलब इंडिया में कब लेके आ रहा है? 20-21 में लेके आ रहा है, मतलब अगले साल लेके आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, नन ऑफ द अबव, वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगी, ये बात ध्यान देना। ठीक है, ये बातें हमने क्लास में डिस्कस की थी कि रेमिटेंस जो होती है, रेमिटेंस जो होती है वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होती। अगर लेटर रेमिटेंस है तो वो किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, चाहे वो RORE क्यों ना हो। हाँ, अगर सेम ईयर में, अगर ये इनकम उसने कमाई 19 में और अगर 19 में ही वो रेमिटेंस कर देता, फिर ROR में टैक्सेबल हो जाती। बट उसने 19 में कमाई है और 20 में लेके आया है, इसलिए ये किसी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिस्टर रमेश ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी इन ऑस्ट्रेलिया। He is known resident for assessment year 21-22. He receives salary and allowance in Australia from the government of India. लो जी, इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी ले रहा है फॉर सर्विस रेंडर्ड बाय हिम इन ऑस्ट्रेलिया। इन एडिशन ही वाज अलाउड परक्यूजिट बाय गवर्नमेंट। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? अपने आप बोल देना चाहिए। अभी अभी एक पॉइंट मैंने करवाया था, अभी अभी एक पॉइंट मैंने कराया था कि अगर सर्विस इंडिया से बाहर रेंडर की है, सेक्शन नंबर 9, याद करो सेक्शन नंबर 9, अगर सर्विस इंडिया से बाहर रेंडर की है, पेमेंट करने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पेमेंट लेने वाला इंडियन सिटीजन है, तो इनकम डीम टू बी अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। बट एक बात ध्यान देना, अब अगर सैलरी मिली है, सैलरी तो टैक्सेबल होती है, बट जो साथ में अलाउंसेस और परक्यूजिट मिलते हैं ना, वो सारे एग्जम्प्ट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमने रिवीजन क्लास में डिस्कस नहीं किया था। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्लास में, जो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे उनको ये बात पता होगी। चलो मैं आपको बता देता हूँ जी, कहीं ऐसा ना हो ना आपको लगे कि सर रिवीजन क्लास में पॉइंट आपने छुड़वा दिया। तो मैं इतनी बात बोल दूं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन सिटीजन को अगर मान लो सर्विस बाहर रेंडर की है, उसके बदले में सैलरी दे रही है, तो सैलरी की इनकम तो टैक्सेबल होगी, बट अगर सैलरी के साथ कोई अलाउंसेस या परक्यूजिट मिलेंगे ना, वो उसके हाथ में एग्जम्प्ट होंगे। तो देखो जी, सैलरी अलाउंस परक्यूजिट रिसीव आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल, ये तो गलत है जी, क्योंकि सैलरी टैक्सेबल होती है। ठीक है, अलाउंस और परक्यूजिट नहीं होते। सैलरी अलाउंस परक्यूजिट रिसीव आउटसाइड इंडिया आर टैक्सेबल, नहीं, सारे टैक्सेबल नहीं होते। सैलरी रिसीव बाय मिस्टर रमेश इज टैक्सेबल इन इंडिया बट अलाउंसेस एंड परक्यूजिट आर एग्जम्प्ट, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सैलरी हमें टैक्सेबल करनी है, बट जो अलाउंसेस और परक्यूजिट होंगे वो टैक्सेबल नहीं होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो 7 का क्या बन जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? अरे किन किन बच्चों के अभी सातों के सातों सही है? मेरे को लग रहा है एक बच्चा नहीं होगा। हैं? हैं? कई बच्चे तो हैं, ये कई नालायक बच्चे हैं, वो कह रहे हैं सर हमारे कई बच्चों के तो पता क्या, कई बच्चों के 1-2 ही सही हैं बस, वो जान के नाम नहीं बता रहे अपना। उनको लग रहा है कि आज घर जाके ना हमें क्वेश्चन दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा। सर ध्यान रखना, रेजिडेंशियल स्टेटस में मैंने आपको पहले भी कहा था, रेजिडेंशियल स्टेटस के प्रोविजन आसान है, बट जब क्वेश्चन बनते हैं ना, बच्चा क्वेश्चन में गलती करके आता है, इसलिए मैंने आसान क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहा, ऐसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि अगर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन ही बनाना, इससे मुश्किल नहीं बनेंगे।
मैं कह रहा हूं अगर मुश्किल से मुश्किल भी बने, इससे मुश्किल नहीं बन सकते, बस ये बात ध्यान देना। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा रहा हूं जी, इसके आसान आसान ही और बनेंगे, इससे मुश्किल नहीं बन सकते। तो अगर आप ये समझ पा रहे हो तो ये समझ लो एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का आपके सही होंगे जी। उसके बाद देखो जी अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखना जी। मिस्टर निशांत ए रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब मिस्टर निशांत है, RNOR है, फॉर द प्रीवियस ईयर 1920, द रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर प्रीवियस ईयर 2021 हैज रिसीव रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा amounting to 1 lakh during the previous year 1920 in a bank in Canada. During the financial year 2021, he remitted this amount to be India through approved banking channel. Is such rent is taxable in India, and if so, how much in the year? आपने आप बोल देना चाहिए क्या ये रेंट टैक्सेबल होगा? आंसर इज नो। अभी मैंने आपको बताया जी, अगर कोई इनकम बाहर कमाई, बाहर रिसीव की, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया है, तो रेमिटेंस जो होता है वो टैक्सेबल होता ही नहीं है। रेमिटेंस जो होता है वो टैक्सेबल होता ही नहीं है, तो भैया नो, ऑप्शन नंबर डी ये टैक्सेबल नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। इट मीन रेमिटेंस आपको टैक्सेबल नहीं करके आना, ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 8वें का आंसर हमारा क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। यस वाले जो है ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, ये नो वाला जो है ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है जी। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ना जो बाकी क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बस हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जी, हु अमंग द फॉलोइंग विल क्वालिफाई एज नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, मतलब इनमें से कौन नॉन रेजिडेंट बनेगा, बस ये बता दो। इनमें से कौन नॉन रेजिडेंट बनेगा, बस ये बता दो जी। पहला, मिस्टर जोए, एन Italian designer came on visit to India to explore Indian handloom on 3rd September 2020. 3 सितंबर 20 को आया and left on 15 December 2020. For past 4 years, he visit for fashion shows and stay in India for 100 days each year. मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, पूरी क्लास से क्वेश्चन है। एक इटालियन डिजाइनर है, मतलब ऑब्वियस सी बात है फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है, बट बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है। कब विजिट कर रहा है? 3 सितंबर को। 3 सितंबर को आ रहा है, 15 दिसंबर को जा रहा है। अब अगर 3 सितंबर को आ रहा है तो सितंबर में कितने दिन रहा जी? सितंबर में वो रहा 28 दिन। 28 दिन कैसे? क्योंकि जिस दिन वो आया वो भी इंडिया में काउंट करेंगे। 28 दिन सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 15। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है 28, 31, 30 और 15 कितने हो गए जी? 104 हो गए जी, 104 हो गए। और पिछले 4 सालों में हर साल वो 100 दिन के लिए आ रहा है, और अगर वो हर साल 100 दिन के लिए आ रहा है तो पिछले 4 साल में कितने दिन हो गए जी? 400 हो गए, तो 60 डेज और मोर। और पिछले 4 साल में अगर 400 दिन होंगे तो वो क्या बन जाएगा? इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। तो मिस्टर जोए तो इंडिया का रेजिडेंट है। क्वेश्चन ने मांगा क्या है कि इनमें से कौन एनआर बनेगा, तो जोए तो एनआर नहीं बनेगा, जोए क्या बनेगा? रेजिडेंट बनेगा। अब एक बच्चा कह रहा है सर ये रेजिडेंट क्यों बनेगा? आप याद करो ना, आपने तो हमें कहा था कि अगर वो इंडियन सिटीजन होगा तो उस केस में 182 डेज चेक करेंगे। एक बात में बताओ, क्या ये इंडियन सिटीजन है? सर मिस्टर जोए एन इटालियन डिजाइनर, तो ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये फॉरेन सिटीजन है। और अगर फॉरेन सिटीजन होगा तो नॉर्मल बेसिक चेक करोगे, पहली बेसिक सेटिस्फाइड है नहीं, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो चुकी है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। तो ये तो बन गया जी रेजिडेंट, ये एनआर तो नहीं बनेगा, तो इट मीन ये बाहर आ गया। उसके बाद देखो जी, मिस्टर संजय, ध्यान से नहीं, मिस्टर संजय बोर्न एंड सेटल इन कनाडा, visit India each year for 3 months to meet his parents and grandparents born in 1946 in India, living in Mumbai. His Indian income 15,20,000 रुपए। सोच समझ के बोलना, नहीं सोच समझ के बोलना। अब अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है, ध्यान सुना, इंडियन सिटीजन नहीं है, वो कह रहे हैं मिस्टर संजय बोर्न एंड सेटल्ड इन कनाडा, मतलब फॉरेन सिटीजन है बट वो इंडिया का ओरिजिन है। सर वो फॉरेन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन है। अब अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा और जिसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो याद करो मैंने कहा था वो रेजिडेंट कब बनेगा? या तो 182 डेज या मोर होंगे, या 120 डेज और मोर होंगे। अब वो कह रहे हैं इंडिया में ना वो 3 महीने के लिए आता है। 3 महीने का मतलब क्या हो गया? 90 डेज हो गया अप्रोक्सीमेट।
तो 120 डेज से कम हो गए तो वो क्या बनेगा जी, एनआर बनेगा। तो मिस्टर संजय जो है ये एनआर वाली कैटेगरी में आएगा, बस ये पर ध्यान दो। मिस्टर संजय जो है ये एनआर वाली कैटेगरी में होगा। क्यों? यहाँ पे अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी, यहाँ पे अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। और अमेंडमेंट क्या बोलती है, जल्दी बोलो जी, अमेंडमेंट क्या बोलती है? अमेंडमेंट ये बोलती है अगर इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो फिर चेक करेंगे या तो 182 या 120 डेज। आप चेक कर लो, वो 3 महीने के लिए आ रहा है तो 120 डेज से भी कम है तो वो क्या बनेगा, एनआर बनेगा। तो संजय क्या बन गया जी, एनआर बन गया। उसके बाद जी, मिस्टर चैंग एक कोरियन साइंटिस्ट लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स एम्प्लॉयमेंट देयर। He stay in India for study and research in medicine from 1st January 16 till 1st July 2020। आपने आप बोल देना जी। अब अगर 1st जुलाई 2020 तक वो रहा तो मतलब जून अप्रैल में वो रहा 30 दिन, अप्रैल में 30 दिन रहा। उसके बाद जी मई में 31 दिन रहा, जून में 30 दिन रहा होगा, एक दिन जुलाई का, तो 60 डेज और मोर है। और पिछले 4 साल में 365 दिन ही होंगे क्योंकि वो 16 से रह रहा है, तो वो क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। तो उसने मुझसे क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है कि भैया इनमें से कौन एनआर बन रहा है, तो मिस्टर संजय ही ऐसा है जो एनआर वाली कैटेगरी में आ रहा है। देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना बड़ा क्वेश्चन था सर। एक नंबर में ये क्वेश्चन इतना बड़ा बना हुआ है, ठीक है, एक नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। अब खुद देखो, अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे तो टाइम तो लगेगा ना, और जो रटने वाले बच्चे होंगे ना वो सारे फिल्टर हो जाएंगे। सही बता रहा हूं सर, जिसने प्रोविजन सही ढंग से नहीं पढ़े, जो रट के गए हैं कि हम रट के जाएंगे, वो सारे बच्चे फिल्टर हो जाएंगे अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ गए। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे क्योंकि जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने सारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, तो भैया पेपर सिंपल तो नहीं बनेगा। और मैं कह रहा हूं मुश्किल ही बन जाए तो भी हम क्यों डरें, क्योंकि जब हम रिवीजन बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और अगर हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है जी, हमें डरने की जरूरत नहीं है, बस प्रोविजन आपकी क्लियर होनी चाहिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार वीडियो पीछे करके दोबारा जरूर सुन लेना। कहीं पर भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में आप डाल देना जी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट तो नहीं है जी। ये क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। ये क्या बन गया, रेजिडेंट बन गया। ये क्या बन गया, एनआर। उसने मुझसे मांगा क्या, एनआर कौन बनेगा, तो एनआर जो बनेगा वो संजय बनेगा। तो मिस्टर संजय जो होगा वो एनआर वाली कैटेगरी में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है जी। लो जी फटाफट से आओ जी, 1.25 घंटे होने वाले हैं, जल्दी करो फटाफट से। अब ए पर्सन मे बी रेजिडेंट इन, हाँ नहीं फटाफट से बोल दो, ए पर्सन मे बी रेजिडेंट इन मोर देन वन कंट्री इन एनी प्रीवियस ईयर। अपने बोल दो, क्या एक पर्सन एक साल में एक से ज्यादा कंट्री का रेजिडेंट बन सकता है, नहीं बन सकता? यस बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सिंपल था जी, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसके बाद ए पर्सन मे बी सिटीजन ऑफ इंडिया बट मे नॉट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ए पर्सन मे बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों ही सही है। मतलब एक पर्सन इंडियन सिटीजन हो सकता है, क्या पता वो इंडिया का रेजिडेंट ना हो। एक पर्सन इंडिया का रेजिडेंट हो सकता है, क्या पता वो इंडियन सिटीजन ना हो। तो ये दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 11 का बन जाएगा सी। उसके बाद 12 पे आओ जी। अगर एक फॉरेन कंपनी है, उसकी पोयम इंडिया में है, बट उसकी टर्नओवर, सॉरी टोटल टर्नओवर जो है 50 करोड़ तक है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर किसी फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी तो मैंने कहा था पोयम चेक ही नहीं करते, हमेशा क्या बनेगी, एनआर बनेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये हमेशा क्या बनेगी, एनआर बनेगी। एक बच्चा कह रहा है सर बट पोयम तो इंडिया में है, पोयम चेक कब करते हैं, दोबारा बोलो। फॉरेन कंपनी वाले केस में पोयम चेक कब करते हो? पोयम चेक तब करते हो अगर उसकी टोटल इनकम, सॉरी टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ऊपर, और अगर टर्नओवर 50 करोड़ तक होगी उस केस में पोयम चेक नहीं करेंगे, हमेशा ही एनआर वाली कैटेगरी में आएगी। बस ये बात ध्यान में। तो ये क्या बन जाएगी जी, एनआर बन जाएगी। उसके बाद देखो जी, इफ द पोयम ऑफ इंडियन कंपनी इज होली आउटसाइड इंडिया। अपने बोल दो जी, इंडियन कंपनी की पोयम इंडिया से बाहर है। अब अगर इंडियन कंपनी की पोयम इंडिया से बाहर होगी तो क्या बनेगी जी, रेजिडेंट ही बनेगी। इंडियन कंपनी वाले केस में पोयम चेक ही नहीं करते। तो इंडियन कंपनी की तो पोयम कहीं पर भी हो, कंट्रोल कहीं पर भी हो, हमेशा रेजिडेंट बनेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। उसके बाद आओ जी, अब यहां पे इन सेकंड एडिशनल कंडीशन द असेसी शुड हैव स्टे इन इंडिया। सेकंड एडिशनल कंडीशन में कितने दिन इंडिया में रहना चाहिए? याद करो, 730 डेज और मोर इन लास्ट 7 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर।
मतलब पिछले 7 साल में 730 दिन या अगर उससे ज्यादा होंगे तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो देखो जी, मोर देन नहीं, 730 days और मोर ड्यूरिंग 7 इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर, आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सही है, ओके ओके, पक्का, मजा आ रहा है, मुझे कह रहा है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा ही आना चाहिए मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले। अब अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद भी ना मजा आए, फिर फायदा क्या है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है जी, एच यू एफ विच इज रेजिडेंट इंडिया शेल बी सेट टू बी आर ओवर। अपने बोल दो जी, अगर एच यू एफ इंडिया की रेजिडेंट है तो वो आर ओ आर कब बनेगी? जल्दी बोलो, अगर एच यू एफ इंडिया की रेजिडेंट है, अगर एच यू एफ इंडिया की रेजिडेंट है वो आर ओ आर कब बनेगी? अगर कर्ता जो होगा दोनों की दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर देगा तो एच यू एफ क्या बन जाएगी? आर ओ आर बन जाएगी। तो देखो जी, कर्ता ऑफ एच यू एफ सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशन, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा बनेगा जी। ठीक है जी, तो क्या एच एफ आर ओ आर कब बनेगी? अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे उस केस में वो क्या बन जाएगी? आर ओ आर बन जाएगी। उसके बाद देखो जी, हाँ जी, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, आपने बोल दो रही पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, जल्दी बोल दो यार, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट क्या किसी के हाथ में टैक्सेबल करते हो? आंसर इज नो। याद करो, मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होते, चाहे आर ओ आर हो, चाहे आर एन ओ आर हो, चाहे एन आर हो। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट जो होते हैं वो किसी के हाथ में इनकम में कैलकुलेट नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ द अबव, ना वो आर ओ आर में होंगे, ना वो आर एन ओ आर में होंगे, और ना ही वो एन आर में होंगे। ठीक है, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 70। अब आएगा क्वेश्चन करने में मजा। एक बार लंबी गहरी सांस ले लो। कई बच्चे, कई नहीं, काफी सारे बच्चे सेशन को छोड़ चुके हैं क्योंकि आज सेशन थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, वो थक गए, बता ना, वो थक गए, क्योंकि बोलने वाला नहीं थक रहा, बोलने वाला तो भाई साहब ऐसा है ना, जैसे सुबह 7:30-8 बजे से अपने कमरे में चला जाता हूँ, रात को 10 बजे अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ। ये मेरी फैमिली लाइफ है। आप देखो मेरी फैमिली कितना इंतजार करती है, समझ पा रहे हो? और आपको 2 घंटे में जाए, 2 घंटे में थकान, बच्चा अगर 2 घंटे में सर, दो आप समझ सकते 2 घंटे हम कितना थक जाते हैं। अब अगर आप 2 घंटे नहीं बैठ पा रहे सही तरह से, आप खुद सोचो, फिर आप एग्जाम 3 घंटे का देना तो कैसे अच्छा होगा। और ये मेहनत सर किसके लिए हो रही है? ये मेरे लिए हो रही है या आपके लिए हो रही है सर? ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं, ये क्वेश्चन सारे बनाए गए हैं क्यों? ताकि आपको ये ना लगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपको ये लगे क्वेश्चन करते हुए कि वाकई ही सर ने क्वेश्चन बनाए हैं ना, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है, और ताकि ये लगे कि एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे और ऐसे ही बनते हैं आपको मुश्किल ना लगे। और अगर आप सेशन छोड़ छोड़ के ऐसे भागोगे तो कितनी बड़ी दिक्कत है। अब लंबा गहरा सांस लो और गिन के 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट पूरी एनर्जी के साथ मेरी फैमिली साथ देगी, फिर हम क्लास ओवर कर देंगे, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में सैलरी की रिवीजन। सिर्फ 10 मिनट की बात है रही, हाथ मिलाओ फटाफट से, हाथ मिलाओ, 10 मिनट साथ दोगे? पक्का पक्का, लंबा गहरा सांस। ठीक है, आओ जी, अब जितने क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 4 क्वेश्चन है, और ये चारों ही ना अमेंडमेंट बेस है। ये चारों क्वेश्चन ही मैंने अमेंडमेंट बेस बनाए हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप चारों के चारों गलत कर दोगे, और अगर ध्यान से पढ़ोगे आपके सारे सही होंगे। और अगर ये सारे सही है ना, मैं कह रहा हूं अमेंडमेंट में से क्वेश्चन कहीं से बन जाए, मेरी फैमिली का बच्चा गलती नहीं करके आएगा। देखो जी क्वेश्चन नंबर 17, देखो जी क्वेश्चन नंबर 17 देखो। विवेक है, एक विवेक है जी, फॉरेन नेशनल मतलब फॉरेन सिटीजन है, फॉरेन सिटीजन है बट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब फॉरेन सिटीजन है बट इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर 181 डेज, फॉर 181 डेज ड्यूरिंग 4 प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर ही वॉज इन इंडिया फॉर 360 डेज। विवेक शेल बी, विवेक क्या बनेगा इफ टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम इज 16 लाख। बताओ जी विवेक क्या बनेगा? जल्दी बोलो जी, विवेक क्या बनेगा? मेरे सवालों का जवाब दो, विवेक क्या बनेगा? पहले ये बताओ इस केस में कंडीशन कौन सी चेक करेंगे? इस केस में कंडीशन कौन सी चेक करेंगे सर? मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, दोबारा बोलूंगा, अगर एक इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है
उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, रेजिडेंट कब बनता है? या तो 182 डेज और मोर हो, या 120 डेज और मोर हो, और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर हो। अब चेक करो जी, इंडिविजुअल है, विवेक इंडिविजुअल है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब चेक करो दो कंडीशन, या तो 182, यहां पे 181 है, वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। अब अगर 181 है तो 120 डेज और मोर तो हैं, बट पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है, तो कंडीशन ब्रेक हो गई। तो मिस्टर विवेक क्या बन जाएंगे? एनआर बन जाएंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये जो नालायक बच्चे मेरी क्लास में चैट बॉक्स में लिख रहे हैं ना, भाई डीम्ड रेजिडेंट, भाई डीम्ड रेजिडेंट, भाई डीम्ड रेजिडेंट, एक बात बताओ, डीम्ड रेजिडेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या इंडियन ओरिजिन वाले केस में लगता है? वो लगता ही इंडियन सिटीजन वाले केस में है। और दूसरी बात, वो तब लगता है अगर वो किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लायबल ना हो। तो क्वेश्चन में कहां लिखा है वो कहीं टैक्स पे करने के लायबल नहीं है? क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं है। तो वो डीम्ड रेजिडेंट वाली अमेंडमेंट बिल्कुल मत लगा देना। यहां अमेंडमेंट वो लगेगी जो अभी आई है, 15 लाख से ऊपर है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है सर? पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है। 120 डेज और मोर तो हैं, बट पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है, इसलिए वो एनआर बनेगा। अब सोच के बोलना, जो बच्चे रट के बैठे हैं, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या जिन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन ली है कि 182 की जगह 120 हो गया, सोच के बोलना, जो सिर्फ ये रट के बैठे हैं कि 182 की जगह 120 हो गया, तो वो सारे बच्चे पता क्या बोलेंगे? रेजिडेंट है। क्योंकि उनको ये नहीं पता पिछले 4 साल में 365 दिन भी चेक करने होते हैं। उनको ये तो पता है 120 वाला कोई नया लो आया है, उनको ये नहीं पता पिछले 4 साल में 365 दिन भी चेक करने होते हैं। तो साहब 120 डेज और मोर तो हैं, बट पिछले 4 साल में 365 दिन नहीं है, इसलिए वो क्या बन जाएगा? एनआर बन जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इस तरह से वो कंफ्यूज करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में होने चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन आंसर देके आओगे। अगला क्वेश्चन देख लो जी। अगला भी गलती करोगे आप अगर आप सही ढंग से नहीं पढ़ोगे। ध्यान से पढ़ना जी। मिस्टर विवेक है जी, मिस्टर विवेक है, फॉरेन सिटीजन है, बट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन है, फॉरेन सिटीजन बट इंडियन ओरिजिन, विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस है 2021, 181 डेज, अभी तक सेम चल रहा है। ड्यूरिंग फॉर प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उसके 420 दिन है। ओहो, बच्चा कह रहा है जल्दी लिखाओ, जल्दी लिखाओ, इसमें रेजिडेंट बन जाएगा, क्योंकि पिछले 4 साल में 365 दिन है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो पहले, क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, क्या पता क्वेश्चन में कुछ और चेंज किया हो। 420 दिन है। विवेक शैल बी, विवेक क्या बनेगा? अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 6 लाख रुपए है। फंस गए, फंस गए, वहां 16 लाख रुपए थी, यहां 6 लाख रुपए है। और अगर टोटल इनकम, हर बच्चा आंसर देगा, अगर टोटल इनकम 15 लाख तक होगी, हेलो क्या हाल चाल है, समझ में आ रहा है? अगर टोटल इनकम 15 लाख तक होगी, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था हम 182 डेज ही चेक करेंगे। तो साहब 120 डेज और मोर हैं, पिछले 4 साल में 365 भी हैं, फिर भी ये रेजिडेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में 120 वाला केस एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? इनकम 15 लाख तक है, और अगर इनकम 15 लाख तक होगी तो 182 डेज चेक करने हैं, यहां 181 है, इसलिए क्या बन जाएगा? एनआर। तो यहां पर भी क्वेश्चन बनेगा एनआर जी। बच्चा कह रहा है सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। थैंक यू सो मच सर, आपने अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन बनाए, आपके लिए तो जान हाजिर है सर, आपके लिए तो मैं पूरी पूरी रात जागने को तैयार हूं। आप मेहनत करने वाले बनो, आप एक और मेहनत करने वाले बनो तो सही। आप मेहनत करने वाले नहीं बनते ना, तब मुझे थोड़ा दुख होता है। बस अगर आप मेहनत करोगे ना, क्वेश्चन तो मैं ऐसे से बना के आपको दे दूंगा, आप भी कहोगे विवेक सर कमाल कर दिया आपने। अब देखो अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूजन है, बट जिसने सही ढंग से लो पढ़ा है दोनों सही आंसर देके आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 में एनआर क्यों बना? 17 में एनआर क्यों बना? वहां 120 और मोर है, पिछले 4 साल में 365 नहीं है। यहां एनआर क्यों बना? क्योंकि यहां इनकम 15 लाख तक है, तो यहां चेक ही 182 करने हैं, यहां 181 है, इसलिए वो एनआर बन गया। आगे आओ जी, अभी गेम खत्म कहां हुई है। क्वेश्चन नंबर 90 और 20, लास्ट क्वेश्चन। विवेक है जी, विवेक फॉरेन नेशनल, फॉरेन सिटीजन है, बट इंडियन ओरिजिन का पर्सन है जी। ठीक है जी। 2021 में वो 182 डेज रहा है, एग्जैक्ट 182 डेज रहा है, और पिछले 4 साल में 350 दिन रहा है।
विवेक क्या बनेगा, विवेक क्या बनेगा अगर उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 18 लाख रुपए है? अपने आप बोल देना जी, अपने आप बोल देना क्या बनेगा जी, सोच समझ के बोलना जी वो क्या बनेगा। पहले तो बताओ इस केस में क्या आप चेक करोगे। और उसने बोला जी बोथ एडिशनल कंडीशन उसने सेटिस्फाइड की हुई है, उसने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड की है। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, उसकी टोटल इनकम फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 15 लाख से ज्यादा है, 18 लाख है। तो चेक करो अगर 15 लाख से ऊपर होगी या तो 182 और मोर हो या 120 और मोर हो और पिछले 4 साल में 365 दिन भी हो। आपने आप बोल देना अगर एग्जैक्ट 182 है, अगर एग्जैक्ट 182 है तो क्या मुझे पिछले 4 साल में 365 दिन भी होने चाहिए, क्या वो चेक करने हैं? आंसर इज नो सर, वो तब चेक करने होते हैं जब 120 डेज की बात करते हैं, क्योंकि अगर 182 डेज ही मेरे पूरे हो चुके हैं तो मैं पहली कंडीशन में आ गया, और अगर पहली कंडीशन में आ गया मैं तो वैसे ही रेजिडेंट बन गया। ठीक है, अब देखो यहां पर मैंने कंफ्यूजन क्या डाली, कंफ्यूजन मैंने ये डाल दी कि 182 यहां बोला, यहां 182 बोला, पिछले 4 साल में 350 दिन बोला। अब जो बच्चा ये रट के बैठा हो कि पिछले 4 साल में 365 दिन भी होने चाहिए, वो गलती करके आएगा, वो पता क्या बोलेगा, इसमें बोलेगा वो एनआर। वो ये भूल जाएगा कि पिछले 4 साल में 365 दिन वाली बात तब देखते हैं जब 120 डेज वाली कंडीशन देखते हैं। ठीक है, और यहां 120 डेज वाली एप्लीकेबल हो ही नहीं रही, क्यों? क्योंकि आप 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुके हो, और अगर 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुके हो तो आप क्या बन जाओगे? रेजिडेंट और आरओआर। क्यों? आप दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर चुके हो तो आप क्या बन जाओगे? आरओआर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लो जी, अब लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। विवेक है जी, फॉरेन नेशनल है, सेम क्वेश्चन चल रहा है, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, ध्यान से पढ़ना, इंडियन ओरिजिन का पर्सन है, इंडिया में विजिट कर रहा है 120 डेज, 122 डेज के लिए, 122 दिन के लिए, पिछले 4 साल में 380 दिन है, पिछले 4 साल में 380 दिन है, उसकी टोटल इनकम जो है फॉरेन सोर्स वाली इनकम को छोड़ के 18 लाख है, और वो एडिशनल कंडीशन उसने लिखा है सेटिस्फाइड कर रहा है। वो कह रहे हैं दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। आपने अब बोल दो क्या बनेगा, आपने बोल दो क्या बनेगा। इंडियन ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन बाहर से इंडिया में विजिट कर रहा है, बाहर से विजिट कर रहा है, अब अपने बोल देना इनकम 15 लाख से ज्यादा है। अब या तो 182 और मोर वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो तो है नहीं, बट 120 डेज और मोर, और पिछले 4 साल में 365 दिन भी है, तो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और आपने बोल देना अगर वो रेजिडेंट बन गया तो मैंने कहा था वो डीम्ड आरएनओआर बनेगा, चाहे एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड ही क्यों ना की हो, उस केस में वो बनेगा ही आरएनओआर। तो देखो कंफ्यूजन के लिए क्या डाल दिया, कंफ्यूजन के लिए डाल दिया, उसने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड की है, मेरी बला से वो करता रहे, मेरी बला से वो करता रहे, क्योंकि अगर 120 डेज और मोर है, अगर 120 डेज और मोर है और पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ऊपर है तो रेजिडेंट बनेगा और वो डीम्ड आरएनओआर बनेगा। आरओआर वाला केस हमें चेक ही नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर बनेगा जी बी। तो अब जाके हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, उम्मीद करूंगा सबको थोड़े बहुत समझ में आ चुके होंगे, नहीं आए तो एक बार वीडियो पीछे करके सुन लेना दोबारा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वैसे डाउट होगा नहीं, क्योंकि ना कई बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे अभी समझ में नहीं आया तुरंत डाल देंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 19 में डाउट है सर, वो खुद ट्राई नहीं करेंगे। सबसे गंदी आदत, सबसे बुरी आदत है ये। अगर एक दो बार खुद ट्राई करोगे, सोचोगे, दिमाग पे जोर डालोगे, तो होगा पता क्या, लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। सर मैं तो बता ही दूंगा, मुझे टाइम थोड़ा लगेगा, टाइम मुझे नहीं लगेगा, बट अगर आप अपने टाइम से पीछे हटके आप ये सोचोगे विवेक सर बता ही देंगे, तो कहीं ना कहीं नुकसान आपका है। तो कोशिश ये करो, 20 क्वेश्चन हो गए, आंसर आपके सामने है, वीडियो पीछे करके सुन सकते हो, एक दो बार खुद ट्राई करो, फिर नहीं हो रहा फिर कमेंट बॉक्स में डालो सर ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा, हमने 2-3 बार ट्राई किया। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर कोई बच्चा 2-3 बार ट्राई करेगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता उससे क्वेश्चन, क्योंकि प्रोविजन आपने क्लास के अंदर पढ़े हैं और रिवीजन आपने सही ढंग से की है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 20 में से कितने नंबर आए हैं। आज मेरे को लग रहा है बहुत कम बच्चे दिखेंगे 20 में से 20 वाले, बहुत कम दिखेंगे, बट जिनके 20 में से 20 है ना, उनको मैं सैल्यूट कर रहा हूँ, वाकई सैल्यूट कर रहा हूँ, हेड्स ऑफ है जी आपको। अगर आपके 20 की 20 सही है, वाकई हेड्स ऑफ है, आप बहुत सही डायरेक्शन से जा रहे हो, बहुत सही लाइन पे जा रहे हो, बहुत सही तरह से चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहो। 20 में से 19 वाले को भी बहुत बढ़िया, 18 वाले बहुत जबरदस्त हैं, 15 से कम वाले नालायक बच्चे हैं।
अगर 15 से भी कम है ना, उनको हार्डवर्क करना पड़ेगा, उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जो 10 से कम वाले हैं वो तो टेंशन लें और अच्छे से रिवाइज करें जी। इट मीन्स उनके फिर बेसिक क्लियर नहीं है, रिवीजन क्लास में दिक्कत नहीं है, फिर उनका बेसिक क्लियर नहीं है। और अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है जी। ठीक है, चलो जी फिर। तो यहां तक फाइनली हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस आज हमारा खत्म हो चुका है जी। तो अब जाके हमने 2 चैप्टर रिवाइज कर लिए, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट और एक रेजिडेंशियल स्टेटस विद एमसीक्यूज, अच्छे से हमारी रिवाइज हो चुके हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सैलरी का चैप्टर, बहुत बढ़िया रिवीजन करेंगे, उसके भी एमसीक्यूज करेंगे, बट पहले हम करेंगे पूरी पूरी रिवीजन। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगली क्लास में आने से पहले एक बार सैलरी का चैप्टर थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेके आना, एक बार प्लीज थोड़ा बहुत पढ़ के आना, ताकि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, ये 5 हेड ऐसे हैं, अगर आप पहले नहीं पढ़ के आओगे ना, रिवीजन क्लास में दिक्कत आ जाएगी। एक बच्चा कह रहा है सर सैलरी में अमेंडमेंट है, आंसर इज यस, अमेंडमेंट है, बट ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, एक छोटी सी अमेंडमेंट है, बाकी सारा सैलरी बिल्कुल सेम है। ठीक है, बट रिवीजन करेंगे बढ़िया से, रिवीजन के बाद फिर हम करेंगे एमसीक्यूज। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से क्या करना है आपने, सारे दोस्तों के पास एक तो वीडियो पहुंचा देनी है ताकि वो रिवीजन कर लें। और क्या करना है, बच्चा कह रहा है ठोक देंगे ठोक देंगे ठोक देंगे सर, लाइक ठोक देंगे। ओह माय गॉड, ठोक दो लाइक, ठोक दो नहीं, जिनको अच्छा लगे लाइक ठोक दो, जिनको बुरा लगे वो भी लाइक करके जाना। नालायक को मेहनत मेहनत को थोड़ा इंकरेज किया करो, ठीक है। बाकी डिसलाइक करोगे तो बता के जरूर जाना, क्या कमी है उस कमी को सही करेंगे। बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, और हंसते रहो जी। और अच्छे अच्छे काम करो, किसी का बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सुनो, और अपने अच्छे कर्म बनाओ, दूसरों की हेल्प करो, सहायता करो, जो कर सकते हो ना बहुत बढ़िया करो सर, ऐसा कुछ करो ताकि लोग आपको याद करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू सो मच, बाय बाय, खुश रहो जी। और ठोक दो ठोक दो ठोक दो, बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू।